नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज का विषय पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में लगा हुआ है कि कंप्लीट पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि इसके सिलेबस को हम देखें, पाठ्यक्रम पर नजर दौड़ाते समय हमें पता चलता है कि इसमें इकाई 1 में हमें अरस्तू और लोंजाइनस के कुछ प्रमुख सिद्धांत है जिनके बारे में पढ़ना है। इकाई 2 में हमें वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत और कोलरिज का ही एक सिद्धांत है कल्पना सिद्धांत, उसको पढ़ना है। और इसी में हमें टी.एस. इलियट के परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा और इसी के साथ निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत अच्छे से पढ़ना है। आगे देखते हैं दोस्तों, इकाई 3 में हमें पढ़ना है कुछ वाद है जैसे स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, संरचनावाद के सामान्य परिचय को समझना है। इसी के साथ यूनिट 4 में हमें काव्य के उपादान जो है बिंब, प्रतीक, विसंगति, विडंबना और मिथक फैंटेसी को हमें अच्छे से समझना है। इसके साथ आगे देखिए दोस्तों, मैंने आगे आपके लिए यहीं पर पीवाईक्यू लगा दिए हैं जिसके कारण आपको कहीं इधर-उधर भटकना ना पड़े। मैंने अच्छे से पीवाईक्यू लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा प्रश्न पत्र रहने वाला है। यदि मैं बात करूँ तो प्रश्न 1 है जिसमें आपको कुछ यूनिट 1 से ही दिया जाएगा जिसमें आपको अथवा में दिए जाएँगे तो आप चाहे पिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके कंप्लीट पाठ्यक्रम को करवाऊँगा। अब वो आप पर डिपेंड है कि आप कंप्लीट पाठ्यक्रम को समझना प्रेफ़र करेंगे या कुछ सब्जेक्टिव या सेलेक्टिव टॉपिक्स को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि मैं आगे चलूँ तो सिलेबस को समझाने से पूर्व आपको कुछ पृष्ठभूमि समझना अति आवश्यक हो जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट बेस डाटा जिसे आपको याद करना चाहिए और आप अगर उत्तर में इनका प्रयोग करते हैं तो आपका उत्तर अलग से ही निखरेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक बनाई है PAL पाल, जो P है वह प्लेटो है, A है जो अरस्तू है, L है जो लोंजाइनस, ये तीनों ही यूनान से संबंध रखते हैं इसलिए मैंने इस प्रकार की ट्रिक आपके सामने रखी है। अब पी से प्लेटो के संबंध में अगर जम समय तो इनका समय काल रहा 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व और जो इनके गुरु थे वह थे सुकरात और जिनका सिद्धांत रहा वह अनुकरण का सिद्धांत काव्य प्रमुख। यदि बात करें इनके ग्रंथ की तो उनका नाम था द रिपब्लिक, प्रमुख ग्रंथ। और अरस्तु की बात करें तो अरस्तु का समय काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व रहा। इनके गुरु का नाम प्लेटो था और इनके सिद्धांतों की बात करें प्रमुख तो अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत। यदि बात करें लोंजाइनस की जिनको लोंगिनुस के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जन्म तिथि जो है कुछ निश्चित नहीं है, इनको प्रथम या तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व की मान्यता प्राप्त है। और यदि इनके सिद्धांत की बात करें तो उदात्त का सिद्धांत और इनके जो ग्रंथ था उनका नाम था पेरिहुपसुस जो अंग्रेजी अनुवाद में ऑन दी सबलाइम नाम से जाना जाता है। आगे जो इंग्लैंड से संबंध रखते थे, जिनके मित्र का नाम था कॉलरिज और जिनका ग्रंथ रहा वह था लिरिकल बैलेट्स। बेसिकली मैं आपको बता दूं जो लिरिकल बैलेट्स था वो इनके मित्र कॉलरिज और इन दोनों के समन्वय से निर्मित ग्रंथ था। यदि मैं बात करूं इनके सिद्धांत की तो उनका सिद्धांत है काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत की काव्य की भाषा क्या होनी चाहिए। इनके बाद आता है के से सैमुअल टेलर कोलरिज जिनका पूरा नाम यह है और बेसिकली हम इनके कोलरिज के नाम से भी जानते हैं जो इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। यदि बात करूं मैं इनके पर्सनल ग्रंथ की तो उनका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया। इनका भी जो सिद्धांत था वह है काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत जो मैंने आपको बताया। ये अपने दोस्त वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इन्होंने इसकी रचना करी और अन्य इनका जो सिद्धांत था वह कल्पना का सिद्धांत था। ये बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम पे आने से पूर्व हमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो जान लेनी चाहिए। यूनिट फर्स्ट में आपने देखा कि अरस्तु के हमें कुछ प्रमुख सिद्धांत पढ़ने हैं। अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत। इन तीनों को समझने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि आप प्लेटो के काव्य सिद्धांत को समझें। क्योंकि प्लेटो को काव्य के सिद्धांत को समझने के बाद ही आप ये समझ पाएँगे कि जो अरस्तु है वह किस प्रकार से काव्य की जो दृष्टि है उनकी वो कैसी बनी। वो हम तभी समझ पाएँगे जब प्लेटो के काव्य सिद्धांत को समझेंगे। प्लेटो
यदि बात करें तो ये घनघोर विरोध थे काव्य के। इनकी जो आदर्श राज्य था, ये कहते थे कि जो आदर्श राज्य है, अगर यह करना है तो हमें कलाकार को, साहित्यकार को अपने राज्य से बाहर फेंक देना होगा, मतलब बाहर भगा देना होगा। घनघोर विरोधी थे ये रचनाकार के, साहित्य के, कला के, कविता के। ये मूलतः दार्शनिक थे। और मैं इनके संपूर्ण पृष्ठभूमि को समझाने से पूर्व ये समझाऊंगा कि इनकी जो काव्यगत दार्शनिक दृष्टि थी, इनके पीछे के कुछ प्रमुख दो कारण थे। वह पहला था यूनान में एथेंस का योगदान। मतलब एथेंस, हम जानेंगे अभी एथेंस क्या है, जहां पर ये रहते थे। यूनान में एथेंस जो था, उस स्थान से संबंध रखते थे ये प्लेटो। और इनका जो दूसरा प्रमुख कारण था वह सुकरात का योगदान था। आगे देखते हैं। इनके अनुसार कला व साहित्य छाया की छाया है, मतलब नकल के नकल है। जो साहित्यकार होता है, कलाकार होता है, वह अपनी रचना को सीधा परोस देता है पाठक के सामने। इनका यह समझना था, कहना था। लेकिन आगे जाकर अरस्तु ने इनका तटस्थता पूर्वक खंडन किया। किस प्रकार के, ये सभी हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। आगे से देखते हैं। यूनान। यूनान एक अपने आप में ही समृद्ध और विशिष्ट स्थान रहा है। कैसे? यहाँ पर कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, दर्शन, गणित, भौतिकी व सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा है। दिमाग को इसके मैप की, तो आप इसके मैप को देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का मैप है, जिसमें उत्तरी भाग जिसकी राजधानी मकदूनिया है, मध्य है जिसकी राजधानी एथेंस, जो मैंने अभी एथेंस की बात करी है आपके सामने, और जो दक्षिणी भाग है उसका नाम है स्पार्टा। इसी के साथ अगर मैं देखूं दोस्तों, तो इन दोनों की एक विशेषता थी, खास विशेषता। जो मध्य में एथेंस है, इसमें बौद्धिकता, दार्शनिकता, साहित्यकार, लोकतंत्र की मजबूती, मतलब इसमें अधिक परिपक्वता थी मस्तिष्क की। और नीचे की बात करूं, दक्षिण स्पार्टा में सैन्य शक्ति, ताकत, अर्जन पर जोर दिया जाता था। मतलब यहाँ पे अधिक बलवाद पर अधिक जोर दिया जाता था। यहाँ पर बलवान लोगों की अधिक श्रेणी थी। आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्पार्टा अपने आप में ही एक बहुत बलवान स्थान रहा। यहाँ पे जो लोग थे वह सैन्य शक्ति को अधिक बढ़ावा देते थे। और ऊपर जो मध्य एथेंस जो रहा, यहाँ पे अधिक दार्शनिक लोग, चिंतक लोग एग्जिस्ट करते थे। आगे अगर देखें तो समय आने पर स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया। स्पार्टा द्वारा एथेंस पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके कारण अगर बात करूं, जो आक्रमण चला, उस समय प्लेटो का वो शेषवा व युवा काल इसी युद्ध की विभीषिका में बीता। मतलब जो ये युद्ध चल रहा था, उसका जो प्लेटो रहे, उन्होंने अपना शेषवावस्था, शिशु अवस्था और जो युवा अवस्था पूरा इस युद्ध में ही बिताया। बाद में जब जहां वो रहते थे एथेंस में, मध्य, तो वहां पे आगे जाकर एथेंस बुरी तरीके से हार गया स्पार्टा द्वारा। बाद में ग्लानिपूर्ण पराजय से प्लेटो के मानसिक स्वरूप में परिवर्तन आया। इन्होंने यह मानना हो गया था कि शक्ति, सामर्थ्य के आगे, सबके आगे मतलब घुटने टेकते हैं। अगर आपके पास शक्ति है तो आप किसी को भी अपने आगे घुटने टिकवा सकते हो। अब ये इनकी व्यक्तिगत धारणा बन चुकी थी। कविता से व्यक्ति बाबू। अब ये इनका मानना था कि जो कविता होती है, रचना होती है, इससे कवि, जो व्यक्ति होता है, पाठक होता है, भावुक होता है। और भावुक होने से वह संवेदनशील बनता है। संवेदनशील बनने से उसके अंदर कमजोरी आती है, उसके अंदर का धैर्य, सहजता, ये सब समाप्त हो जाती है। उसको जो होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, धैर्यहीन होना चाहिए, और अपने आप में ही शक्तिशाली होना चाहिए। यह इनकी मान्यता बन चुकी थी प्लेटो की। और इसी के साथ अगर इस कड़ी में देखें, तो प्लेटो के काव्य चिंतन पर दूसरा प्रभाव पड़ा सुकरात का। सुकरात को आप अच्छे से जानते होंगे, बेहतरीन दार्शनिक रहे अपने आप में। लेकिन अगर मैं उनकी कुछ बैकग्राउंड बताऊं, तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो हर समय युवाओं को ज्ञान व तर्क हेतु प्रेरित करते रहते थे। इनका ये मानना था कि व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जाए और यथा स्थितिवाद का खंडन किया जाए। मतलब इसका मतलब यह है कि आपको जो मिल रहा है, आप उसको सीधा स्वीकार ना कर कर उसमें प्रश्न करें, उसको समझे अच्छे से, उसकी गहराई तक जाए, उसको ना यथा स्थितिवाद से ना अपना ले। सुकरात की मान्यताएं थी। अब सुकरात इस प्रकार के विचारधारक थे कि जो रूढ़िवादी लोग थे उनसे हमेशा चिढ़े रहते थे। अब जब रूढ़िवादी उनसे इतना चिढ़े रहते थे, तो उन्होंने एक टाइम आने पर विरोध कर दिया इनका। विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद इनके साथ, मतलब इनके ऊपर षड्यंत्र चलाए गए। इसके बाद इनको मृत्यु दंड दे दिया गया। मृत्यु दंड देने के बाद सुकरात, मृत्यु दंड, इनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन इन्होंने फांसी की सजा न स्वीकार करते हुए आत्म हत्या स्वीकार करी, जिसके कारण इन्होंने खुद का ही आत्म हत्या कर ली।
अ, इन्होंने जहर पीकर। इसके बाद जो प्लेटो है, उनकी आस्था, ज्योतिष, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति सब समाप्त हो गई। इन्होंने कहा कि इससे बेहतर स्पार्टा का अधिनायकवाद है। ना तो पराजय की ग्लानि होती है और ना ही बुद्धिवादी होने की सजा। इन्होंने कहा कि शक्ति ज्यादा मूल्यवान है। मतलब इनकी जो धारणा थी प्रमुखतः कि शक्ति ही हर जगह चल रही है, कहीं भी बुद्धिमत्ता का प्रभुत्व नहीं चल रहा है। तो इनकी जो विचारधारा थी, यह चेंज हो गई थी, आइडियोलॉजी थी वो बदल चुकी थी। जिसके हमने 2 पर्सपेक्टिव पीछे अच्छे से समझने की कोशिश करी। अगर आगे देखें तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत अब कैसा उभर कर आता है। उन्होंने कैसा निखारा, शिक्षा ही वह माध्यम जिससे राष्ट्र के नागरिक का निर्माण हो। अब इन्होंने शिक्षा को मूल जरिया बनाया। क्या बोला कि शारीरिक शिक्षा और संगीत शिक्षा हमारे लिए दोनों आवश्यक है। शारीरिक क्यों थी, हम मैंने आपको बताया, क्योंकि जब स्पार्टा द्वारा एथेंस पर आक्रमण किया गया तो इनकी समझ विकसित हो गई थी कि एक बलवान व्यक्ति ही सब पर काबू पा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि हम शारीरिक स्थिति को भी सुधारेंगे, साथ में साथ संगीत शिक्षा, जिसके कारण हमारा मानसिक संतुलन वो बना रहेगा। आगे कवि या साहित्यकार प्रकृति की सीधी अनुकृति करता है, जो वस्तुगत सत्ता को की नकल है। इनका ये सीधा मानना था कि जो एक साहित्यकार होता है, रचनाकार होता है, वह अपनी रचना को यथार्थ है तिगुनी दूरी पर रखता है। अर्थात अर्थात यदि हम कहें तो जो साहित्यकार होता है वह नकल की नकल करता है। इनका ये मानना था कि जो नकल की नकल करता है, इनकी यह विचारधारा बन चुकी थी। आगे देखते हैं कि इनके अनुसार काव्य में सज्जन व्यक्ति दुखी और दर्जन व्यक्ति सुखी ऐसी जगह नैतिकता टिक नहीं सकती। इनका ये मान्यता थी। आगे नाटक में बुरे पात्रों के मंचन से दर्शक के भीतर भी बुराई का आगमन हो जाता है। इनका एक अब इनकी एक आइडियोलॉजी बन गई थी कि जिस प्रकार नाटक में कोई बुरे पात्र हैं, उनका मंचन हो रहा है, तो एक जो दर्शक है या पाठक है, उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद उसके अंदर भी कहीं न कहीं भीतर बुराई का भी जन्म होता है। इनकी यह मान्यता थी। आगे देखिए तो नाटक में जब दुःख का अभिनय होता है, तो दर्शक भी दुखी हो जाता है। जो व्यक्ति संवेदनशील सब व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और जो व्यक्ति अपने साहस और धीरज को खो बैठता है। इनकी यह मान्यता थी। आगे देखिए तो भाव के उच्छलन से काव्य व नाटक का निर्माण तर्क से नहीं, तो इनके अकॉर्डिंग अब काव्य को बाहर निकालो। काव्य मनोवेगों का पोषण और संचयन करता है। पोएट्री फीड्स एंड वाटर्स द पेशन। आगे हमने देखा दोस्तों, इसमें अच्छे से समझने का प्रयास किया कि प्लेटो का काव्य भाषा सिद्धांत क्या था। अभी इस पे अरस्तू का काव्य चिंतन किस प्रकार प्रभावित हुआ, इन्हीं से प्रभावित हुआ। अब देखो, अरस्तु के काव्य संबंधी चिंतन के 2 आधार रहे। पहला, यूनानी काव्य परंपरा का विवेचन। मतलब जो यूनान से अ, पौराणिक काल से वहाँ पे काव्य से संबंधित परंपरा चलती आ रही थी, तो इन्होंने उसमें अपना योगदान दिया। एक तो यह आधार रहा, दूसरा आधार रहा प्लेटो द्वारा दोषारोपण। जो काव्य पे दोषारोपण लगाए गए, उन सभी का तटस्थ रूप से विपक्ष तर्क दिया, खंडन किया इन्होंने। किन्होंने? अरस्तु ने प्लेटो का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अच्छे से समझा, एक पृष्ठभूमि को तैयार किया कि आखिरकार अरस्तू की जो विचारधारा है वो किस प्रकार रहने वाली है। जो उन्होंने सिद्धांत दिया, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी के सिद्धांत, इनको हम अच्छे से अब समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि हमने अच्छे से बैकग्राउंड को समझा है। तो यूनिट फर्स्ट को समझते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे अरस्तू के अनुकरण के सिद्धांत को, जिसमें ये एक प्रश्न भी आ रखा है, आप देख सकते हैं। 9 नंबर का है ये अनुकरण का सिद्धांत। तो हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हम अरस्तू के अनुकरण को सिद्धांत को समझ रहे हैं। उससे पूर्व हमें अरस्तू के कुछ बैकग्राउंड को पता होना चाहिए। जैसे इनको अरिस्टोतिलेस के नाम से भी जाना जाता था और जो इनकी रचना थी उनका नाम था पेरिपोएटिकेस, जो अंग्रेजी के अनुवाद में ऑन पोएटिक्स नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसमें लगभग 50 से 60 पृष्ठ है और 26 अध्याय हैं। प्लेटो इनके संबंध में हमेशा एक बात कहते थे कि यदि बाकी सारे विद्यार्थी इस विद्यापीठ, मतलब जो उनका कॉलेज होता था, के शरीर हैं, तो अरस्तु इस विद्यापीठ का मस्तिष्क है। देखो कितनी बड़ी बात है। आगे देखते हैं, उत्तर को समझते हैं अनुकरण के सिद्धांत को। अनुकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुकरण जिसे अंग्रेजी में मिमेसिस, मतलब यूनान में मिमेसिस और अंग्रेजी में इमिटेशन नाम से जाना जाता है, और इसका अर्थ होता है अनुकृति या नकल करना।
अब यदि बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र ने इस अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत के संदर्भ में अपनी कुछ बात रखी। उसको यदि आप उत्तर में आरंभ में लिखते हैं, तो ये कहीं न कहीं जो आपका चेकर है, एग्जामिनर है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ेगा। पढ़ते हैं, अनुकरण केवल नकल नहीं, वरन वह पुनः सृजन है, जिसमें कवि प्रकृति की अपूर्णता को हटाकर उसके आदर्श रूप की कल्पना करता है। यह कवि की प्रतिभा द्वारा वस्तुओं के मर्म को आकर्षक रीति से उद्घाटित करता है। आगे देखते हैं, प्लेटो ने इस काव्य के संबंध में कुछ बातें कही, जैसे काव्य वास्तविकता से तुगुनी तिगुनी दूरी पर है, त्रिधा अपेद है, छाया की छाया है, नकल की नकल है। अब इन सभी बातों का जो अरस्तु है, वह तार्किक एवं विनम्र खंडन करते हैं। कैसे करते हैं? उन्होंने पहले अपनी बात रखी, अनुकरण मानव की सहज प्रवृत्ति है। ये इनका कहना है कि अनुकरण जो है मानव की सहज प्रवृत्ति बचपने से मिलता है। यह उदाहरण बताते हैं कि अनुकरण करना मानव स्वभाव का हिस्सा है और इसी से कला का जन्म होता है। काव्य सृजन का मूल कारण दो बातें हैं और दोनों ही मानव स्वभाव में निहित है। प्रथम, अनुकरण करने की प्रवृत्ति मनुष्य में है, जैसे बचपन से ही विद्यमान है। जैसे कोई बच्चा होता है, वह अपने आसपास के वातावरण को देखकर ही शब्दों की पकड़ को देखता है, सीखता है, शब्द सीखता है। तो वो क्या कर रहा है? नकल कर रहा है, उसी से सीखता है, क्योंकि बचपन से मानव का स्वभाव है अनुकरण करना, अनुकरण करने की प्रवृत्ति ही करना। और जो ये उदाहरण दिया अरस्तु ने, ये अपनी काव्य भाषा जो शास्त्र था, पेरिपोएटिकेस, इसके अध्याय 4 में इन्होंने बात करी। अगर आप इन चीज़ों का कोट करते हैं अपने उत्तर में, तो बहुत प्रभावशाली आपकी उत्तर पुस्तिका रहेंगी। आगे देखिए दोस्तों, अरस्तु के दूसरा इन्होंने तर्क दिया कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का आधार प्लेटो की भांति नैतिकता और आदर्श न होकर सौंदर्य परख है। इसलिए वह त्रासदी जन्य सुखानुभूति को अनुकरण जन्य मानते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि कला प्रकृति की अनुकृति, आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर। काव्य को दर्शन के चश्मे के स्थान पर सौंदर्य के चश्मे से देखना चाहिए। इस यह तर्क दिया अरस्तु ने। आगे उन्होंने कहा कि अनुकरण की प्रकृति के कई दोषों को ढका है। मतलब जो कलाकार होता है या सॉरी कवि होता है, साहित्यकार होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वह सीधा नहीं उसको कॉपी कर लेता है प्रकृति से। वह उसमें अपना जो उनका ज्ञान है, स्वज्ञान है, उसका प्रयोग करते हुए उसे और निखारने का काम करता है। यदि हम बात करें, तो कई बार चित्र मूल की तुलना में अधिक सुंदर होता है। यदि उदाहरण लूँ मैं, तो कोई वृक्ष है, मान लीजिए। अब वृक्ष का चित्र बनाया किसी चित्रकार ने, तो कई-कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो वृक्ष असली वृक्ष है, उससे कई अतुलनीय सुंदर लग रहा है उसका चित्र। तो ये क्या है? उस रचनाकार का अपना स्वसृजन है। यह तर्क देते हैं अरस्तु। आगे वह कहते हैं कि अनुकरण नकल नहीं बल्कि आदर्श प्रस्तुति है, सृजनात्मकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो उन्हें उनके गुरु प्लेटो से अलग करता है। ये बताता है कि कवि यथार्थ को नहीं बल्कि उसके संभावित या आदर्श रूप को दिखाता है। कवि का काम वास्तविक बातों का वर्णन करना नहीं है, बल्कि उस बात का वर्णन करना है जो संभव है, अर्थात संभाव्यता या आवश्यकता के नियम के अनुसार क्या हो सकता है। यह बात उन्होंने अपने अध्याय 9 में करी। अब सिद्धांत के संपूर्ण विश्लेषण को अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ, तो वह कुछ इस प्रकार है कि इसमें केवल बाहरी पक्ष नहीं है, जीवन के आंतरिक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाता है। अनुकरण द्वारा वस्तु कैसी है के स्थान पर वस्तु कैसी होनी चाहिए, इस पर गौर करते हैं अरस्तु। अग अरस्तु के अनुसार काव्य प्रकृति का कोरा अनुकरण नहीं है। अनुकरण मूल पर आधारित होते हुए भी मूल से भिन्न हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया आपके सामने वृक्ष का चित्र। ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे किसी शेर का चित्र है, तो वह हम जो असली शेर होता है उसे छू या टच नहीं कर सकते, लेकिन उसका चित्र देखते हैं तो हमें लगता है कितना वाह क्या सुंदर चित्र है, और हम उसे उसका स्पर्श रूप से स्पर्श भी कर सकते हैं। तो यह एक तटस्थ तर्क देते हैं हम अरस्तु। इन सभी तर्कों के आधार पर वह कहता है कि उपरोक्त कारणों से कविता त्याज्य नहीं है। त्याज्य अर्थात त्यागा नहीं जा सकता है कविता को। वरना प्लेटो क्या कह रहे थे कि कविता को त्याग देना चाहिए, निकाल फेंको यहाँ से आदर्श राज्य के लिए। लेकिन ये घंघोर विरोध करते हैं अरस्तु इस चीज का, जिनका इन्होंने तटस्थतापूर्वक तर्क भी दिया, आपने देखा। लेकिन अरस्तु की इस प्रमुख चीज में क्या कमी रह गई? पहला, मनुष्य की आपाधापी और संघर्ष को नकारते हैं। ये सीधा कहते हैं
कि जो मनुष्य है उसकी आपाधापी को मतलब नकारते हैं कहीं न कहीं अरस्तू अपने इस सिद्धांत के माध्यम से। जो दार्शनिक हुए क्रोंचे और अन्य कई दार्शनिकों ने इन सिद्धांत का खंडन किया। लेकिन लेकिन इन सभी कमियों के साथ सिद्धांत की सीमा तो होती है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हो जाता। मुख्य रूप से अनुकरण हूबहू नहीं, दोषहीन रूप है। मतलब उसमें कोई भी दोष ना होना ही अनुकरण है। यह दर्शाते हैं अरस्तू। तो दोस्तों आगे देखते हैं विरेचन के सिद्धांत को। अब विरेचन का क्या अर्थ होता है? दोस्तों विरेचन का अर्थ होता है विरेचन का शोधन, परिशोधन, बहिर्गमन मतलब अपने अंदर आंतरिक जितने भी विकार होते हैं उनका सभी को शोधित कर देना ही विरेचन होता है। लेकिन ये काव्य में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, हम इसको अच्छे से समझते हैं। विरेचन जो कैथार्सिस शब्द यूनानी चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है और भारतीय आयुर्वेद में भी यह एक पारिभाषिक शब्द है। मूल अर्थ यदि देखें तो इसका अर्थ होता है रेचक औषधियों द्वारा शरीर के अनावश्यक अस्वस्थ पदार्थों या मल को बाहर निकालकर शरीर का शोधन कर देना। मतलब चिकित्सा शास्त्र में इसका अर्थ होता है जिस प्रकार हम अपने जो हमारे आंतरिक अशुद्ध पदार्थ होता है, मल होता है, उन सभी को हम जिस प्रकार समय आने पर उसे शोधित कर देते हैं, ठीक इसी प्रकार जो हमारा काव्य होता है, साहित्य होता है, रचना होती है, कोई कृति होती है, उस सभी को पढ़ने के बाद, उसे ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर के जितने भी मनोविकार होते हैं, मनोविकार किस प्रकार के? ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, लोभ हो गया, मोह होगा, क्रूरता हो गया, आदि सभी का शुद्धिकरण हो जाता है काव्य को पढ़ने के बाद या उसे ग्रहण करने के बाद। अरस्तु का मानना है कि भावों का दमन हितकर नहीं बल्कि उन्हें संतुलित रखना है। आगे वह कहते हैं कि आगे हम देखें देवेंद्र नाथ शर्मा जिन पर एक बात कहते हैं कि वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव दुख से संवलित अवश्य होते हैं, किंतु कलात्मक प्रक्रिया के वैशिष्ट के कारण दुखद अंश विलुप्त हो जाता है और शुद्ध आनंद बचा रहता है। विवेचन की सार्थकता पर यदि बात करें स्थायी भाव परिष्कार तो नहीं होता पर तात्कालीन अवश्य होता है। त्रासदी और विरेचन के संबंध में आगे क्या कहता है कि अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा देते हुए विरेचन के उद्देश्य को स्पष्ट किया है। विरेचन सिद्धांत बताता है कि एक सफल त्रासदी दर्शकों का पाठकों के मन पर क्या प्रभाव डालता है। त्रासदी की परिभाषा में विरेचन किस प्रकार से देखिए अरस्तु ने पोएटिक्स के छठे अध्याय में त्रासदी की परिभाषा दी थी। लेकिन यहाँ पर हमें विरेचन की यदि मूल बात करें तो विरेचन की प्रक्रिया और परिणाम क्या है? भावों का उद्रेक कि जब हम पाठ को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से भावों का उद्रेक होता है, भावों का जन्म होता है। हमने मान लीजिए कोई दुखद घटना पढ़ी, किसी दुखद घटना को पढ़ने के बाद जो पाठक है उसके मनोभाव है, उसके अंदर एक अलग ही नए भावों का उद्रेक होगा, जन्म होगा जिसके कारण उसके अंदर के जो जितने भी मनोविकार हैं उन सभी का शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होने के बाद इन सभी का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानसिक शांति प्राप्त होगी उसे और उसे अंत में आनंद की प्राप्ति होगी, रस की प्राप्ति होगी। अंत में जाके उसे एक अलग से ही अनुभूति प्राप्त होगी। यह व्याख्या अगर हम देखें तो विरेचन की प्रमुख व्याख्याएँ क्या हैं? चूँकि अ, अरस्तु ने विरेचन शब्द की अलग से कोई विस्तृत व्याख्या नहीं की, इसलिए विभिन्न विद्वानों ने उनकी 3 प्रमुख व्याख्याएँ प्रस्तुत की है। हालाँकि उन्होंने कोई अपनी इंडिविजुअल कोई अ, व्याख्या नहीं रखी, तो अलग-अलग व्याख्या देखें तो कला परक व्याख्या, बूचर यह विरेचन की सर्वाधिक मान्य व्याख्या है। विरेचन की कलात्मक व्याख्या करने वाले विद्वानों में बूचर सबसे प्रमुख हैं। हम दार्शनिक बूचर हुए एक यदि बात करें तो वो कहते हैं कि मुख्य मतः त्रासदी का कार्य केवल करुणा और भय का निर्गम मार्ग तैयार करना नहीं बल्कि उन्हें कलात्मक संतुष्टि का साधन बनाकर शुद्ध और स्वच्छ बनाना है। वास्तविक जीवन में ये भाव कष्टप्रद होते हैं लेकिन कलात्मक प्रस्तुति के कारण दुखद अंश विलुप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध आनंद बचा रहता है। आगे उदात्तीकरण का कि अरस्तु के अनुसार कलात्मक अभिव्यक्ति से चित्र की गई भावनाएं स्वार्थ और अहम भाव से भरी हानिकारक भावनाएं नहीं रह जाती बल्कि उनका उदात्तीकरण और शुद्धिकरण हो जाता है। नीतिपरक भाव व्याख्या बोर्नेज के अनुसार यदि देखिए तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विरेचन का अर्थ है करुणा और भय नामक मनोवेगों की उत्तेजना द्वारा संपन्न अंतर्वृत्तियों का समंजन अथवा मन की शांति और परिष्कृति। इसका प्रभाव व्यक्ति के आचार और नैतिकता पर प्रभाव है जिससे उसकी नैतिकता उदात्त हो जाती है। आगे हम उदात्त को समझेंगे तो ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ आएगा। तो इसी के साथ विरेचन का मुख्य हम अर्थ समझते हैं कि जब जिस प्रकार हमारे शरीर में जो
अ, दूषित मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, उसे हम अपने समय आने पर बहिष्कृत कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य को पढ़ने के बाद जो पाठक होता है, दर्शक होता है, वो वह नहीं रहता है, उसे पढ़ने से पूर्व जो वो था, उसे पढ़ने के बाद उसे अलग ही आत्मानुभूति, अलग ही अनुभूति होती है, जो विरेचन के सिद्धांत हमें अच्छे से समझाता है। यदि मैं बात करूँ इसके निष्कर्ष की तो विरेचन सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र को अरस्तू की एक उल्लेखनीय देन है। भले ही भाव परिष्कार तत्कालीन होता है, स्थायी नहीं, फिर भी यह दार्शनिकों को भावों के बोझ से मुक्त दिलाता है और एक प्रकार की भावनात्मक रुग्णता का दूर करता है। विरेचन की का साहित्यिक स्वरूप अगर देखें तो यही समझ में आता है कि अरस्तु मौन रहे, किंतु ये सिद्धांत काव्य और कला की सार्थकता और नैतिक मूल्य को सिद्ध करने में मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब खास तौर पर हम ये समझ चुके हैं कि जो प्लेटो ने कहा कि जो काव्य है केवल यही काम करता है कि वह एक तो नकल है, नकल का उन्होंने अनुकरण के माध्यम से उनका तटस्थतापूर्वक उत्तर दिया और उन्होंने आगे अपनी कई बात करी कि जो साहित्य होता है, जो रचना होती है, कविता होती है, यह पाठक के भीतर एक एक अलग ही भावना पैदा कर देती है। भावना से मेरा कहने का तात्पर्य है कि उसे पढ़ने के बाद पाठक एक अपने आप में साहसहीन हो जाता है, धैर्यहीन हो जाता है। लेकिन अरस्तू के इस तर्क के बाद कि पाठक रचना को पढ़ने के बाद उसके अंदर के जितने भी मनोविकार हैं, वह विरेचित हो जाते हैं और वह अंदर से उसका कैथार्सिस हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। तो ये प्लेटो के उस बात का खंडन करता है जो उसने उस समय कही थी। इसी कड़ी में दोस्तों अरस्तू के अगले सिद्धांत पर आते हैं तो उनका अगला सिद्धांत है त्रासदी का सिद्धांत। त्रासदी का अगर हम समझे तो अर्थात ट्रेजेडी, इसके संबंध में पिछले वर्ष जो एक क्वेश्चन भी था कि अरस्तू के अनुसार त्रासदी को परिभाषित करते हुए उसके तत्वों को निरूपित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके उत्तर को समझते हैं दोस्तों। त्रासदी की परिभाषा। अरस्तू के अनुसार त्रासदी गंभीर, पूर्ण या विस्तृत कार्य व्यापार का अनुकरण है। अर्थात जो एक दुखांत घटना होती है किसी रचना में, किसी कृति में, वह दुखांत जो घटना है वही त्रासदी है। जैसे हमने विरेचित में समझा कि एक त्रासदीपूर्ण घटना को पढ़ने के बाद पाठक वह नहीं रहता जो उससे पढ़ने से पूर्व था। तो त्रासदी के सिद्धांत में हम इसकी प्रमुखतः विशेषताओं को और इसके प्रमुख बिंदुओं को समझेंगे। आगे देख आगे देखते हैं कि यदि बात करें दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक-पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को अद्भुत कर उन भावों को उचित विरेचन करे। परिभाषा के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। कार्य व्यापार का अनुकरण। त्रासदी किसी कथा या कहानी नहीं बल्कि कार्य व्यापार का अनुकरण होती है। गंभीर और पूर्ण कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। अभिनय रूप। यह आख्यान के रूप में नहीं बल्कि अभिनय के रूप में प्रस्तुत होता है। विरेचन का उद्देश्य है करुणा और भय को उद्भुत कर इन भावों को उचित विरेचन करती है। त्रासदी के 6 अंग यदि कहे इसके तत्व तो कुछ इस प्रकार है। पहला है कथानक या त्रासदी की आत्मा कही जाती है, इसे अंग्रेजी में इसका अनुवाद है प्लॉट। अरस्तु ने कथानक को सबसे महत्वपूर्ण अंग और त्रासदी की आत्मा माना है। परिभाषा। कथानक का अर्थ सिर्फ कथा नहीं बल्कि घटनाओं की संरचना और उनका प्रस्तुतिकरण है। आवश्यकताएं कथानक में गंभीरता, तारतम्यता, रोचकता और आवश्यकता पूर्णता है। अर्थात अरस्तु के अनुसार कथानक जो होना चाहिए उस पे विश्वसनीयता, अर्थात उस पे विश्वास हो पाठक को, दर्शक को, इस प्रकार का होना चाहिए, ना कि वह एक अविश्वसनीय रूप प्रदान करे पाठक को, ऐसा नहीं होना चाहिए अरस्तु के अनुसार। इसका अगला जो है तत्व है चरित्र है, चरित्र चित्रण, कैरेक्टर, जो आप सभी समझते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं। गौण स्थान। अरस्तु चरित्र चित्रण को घटनाओं के संयोजन की तुलना में गौण मानते हैं। आवश्यकताएं पात्र सुशील, सच्चरित्र एवं भला होना चाहिए। उसमें औचित्य, यथार्थ और सुसंगति पर बल दिया जाए। यदि बात करें तो ट्रेजिक नायक। नायक ना तो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ना एकदम बुरा होना चाहिए। मतलब
जो नायक होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जो असली में यथार्थ इंसान होता है, ना ज़्यादा उसमें अच्छाई होती है, ना ज़्यादा उसमें बुराई होती है। दोनों में अनुपात के आधार पर निर्भर करता है कि इसमें बुराई का अनुपात कितना है, अच्छाई का अनुपात कितना है। ऐसा कोई व्यक्ति एग्ज़िस्ट नहीं करता है कि जो सिर्फ़ केवल अच्छा है, और ऐसा कोई व्यक्ति एग्ज़िस्ट नहीं करता है कि उसमें केवल बुराइयाँ हैं। आगे देखते हैं, विचार, थॉट, अर्थ परिस्थिति के अनुरूप संभव और संगत के प्रतिपादन की क्षमता। यहाँ वह विद्यमान रहता है कि जहाँ किसी वस्तु या भाव या अभाव सिद्ध किया जा सके। अगला है पद, योजना या भाषा। विशेषता, त्रासदी का माध्यम अलंकृत भाषा को माना गया है जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का सामंजस्य हो। गुण, भाषा प्रसन्न, समृद्ध और दात होनी चाहिए। दृश्य विधान अगर देखें तो हम दोस्तों, दृश्य विधान सबसे महत्व है कि अरस्तु के अनुसार त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति दृश्य विधान के बिना ही संभव है। आगे गीत, गीत त्रासदी का एक आवश्यक अंग है, लेकिन अरस्तु ने इसे आभूषण का ही स्थान दिया है। प्लेटो के विचारों का अगर खंडन करें कि किस प्रकार यह बात प्लेटो के किस विचार को खंडित करती है कि अरस्तु ने त्रासदी की व्याख्या करते अपने गुरु प्लेटो के विचारों को संशोधित किया। कि प्लेटो का आक्षेप था कि प्लेटो ने त्रासदी को केवल भावात्मक व्यापार माना और कहा कि यह उन्माद की स्थिति पैदा करती है जो देश के लिए अच्छी नहीं है। इन्होंने कहा कि जो त्रासदी है उसको पढ़ने के बाद पाठक के अंदर संवेदना उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को शक्तिहीन बनाती है, और इनका शक्ति से क्या गहरा रिश्ता था हमने इसके बैकग्राउंड में समझा। मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने क्या-क्या जीवन में देखा, उसके अनुसार इन्होंने काव्य की एक अलग ही विचारधारा को प्रस्तुत करा, जिसका अरस्तु खंडन करते हैं। कि अरस्तु ने तर्क दिया कि त्रासदी बौद्धिक व्यापार है और यह करुणा तथा भय के उद्रेक द्वारा मनोविकारों को उचित विवेचन करती है। यह मानवीय भावों के अति का परिमार्जन करके उनमें संतुलन और सामंजस्य प्रस्तुत करती है। इन्होंने तर्क दिया। आगे ट्रेजिक आयरनी और ट्रेजिक प्लेजर। जैसे उन्होंने कहा कि ट्रेजिक आयरनी यह नियति की विडंबना है जहां उद्देश्य की अनुकूलता के बावजूद परिणाम प्रतिकूल आता है। यह एक तरह से भाग्य का खेल है। ट्रेजिक प्लेजर त्रासदी की सर्वोत्तम उपलब्धि भय एवं करुणा के उद्रेक से दर्शक के मन में रहता है। अब त्रासदी के अंतिम निष्कर्ष को अरस्तू की इस कोटेशन के साथ अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है। अरस्तू कहते हैं कि त्रासदी गंभीर स्वतः पूर्ण रचना है जिसका एक निश्चित आयाम होता है। यह दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों को शमन करना है। अर्थात हमारे अंदर के जितने भी मनोविकार हैं, वह इसके अर्जन के बाद हमें सदैव हमेशा के लिए तो नहीं, मतलब कुछ क्षण के लिए ही हमसे दूर हो जाते हैं, जो हमें एक आनंद की प्राप्ति करवाता है। इसी कड़ी में आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है लोन्जाइनस का उदात्त का सिद्धांत। इस पर एक प्रश्न भी था पीवाईक्यू में, लोन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत को स्पष्ट करें, तो हम देखते हैं लोन्जाइनस को उदात्त का सिद्धांत। लोन्जाइनस का ग्रंथ जो था पेरिहुपसु, जो हमने आगे जाना भी, इसका अर्थ है औदात्य के विषय में यूनानी काव्य शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोन्जाइनस को इसलिए पहला रोमांटिक स्वतंत्रतावादी समीक्षक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम प्रतिभा और आत्म तत्व की महत्ता को सुनिश्चित किया। उदात्त का अर्थ होता है कि कोई काव्य है, कोई कृति है उदात्त। उदात्त मतलब महान, श्रेष्ठ कैसे होती है? यह इन्होंने कुछ अपने तर्क दिए, अपनी कुछ मापदंड दिए कि कोई कृति कब महान होगी। अब पेरिप्सिस के बारे में थोड़े फैक्ट जान लेने अच्छे होंगे कि ये प्रकाशित जो हुई थी 554 ईस्वी में हुई। अ, हालाँकि ये पहले ही रच दी गई थी इनके द्वारा, लेकिन कई समय बाद यह प्रकाशन में आई, जिनका श्रेय जाता है रोबर्टेल्लो को, जो एक इतालवी विद्वान थे। पहला अंग्रेजी अनुवाद जो इनका किया जॉन हॉल ने किया, जो प्रकाशित हुआ 1652 ईस्वी में। इसी कड़ी में अगर देखें तो 60 पृष्ठ है इसमें और 44 अध्याय हैं। इसे यदि माने तो उदात्त ये कोई काव्य शास्त्र नहीं, ये एक भाषण शास्त्र था। भाषण शास्त्र जो भाषण की क्या परिपक्वता होनी चाहिए, इसमें यह बेसिकली कुछ मापदंड लिखे जाते थे। और इनका जो अंग्रेजी अनुवाद था जॉन हॉल का, उनका नाम था ऑफ द हाइट ऑफ इलोक्वेंस। आगे आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर मैंने एक कोटेशन ली है, जैसे वाल्मीकि के अनुसार एक श्रेष्ठ रचना क्या है? अब यह भी कहीं न कहीं एक मैच खाती है उदात्त सिद्धांत के, लोन्जाइनस के। आदि कवि वाल्मीकि के संदर्भ में कहा गया है कि शोकः श्लोकत्वमागतः, अर्थात श्लोक की जो शोक ही श्लोक है,
इनके अनुसार यह कथन लॉन्जाइनस के इस विचार का समर्थन करता है कि काव्य का जन्म कृत्रिमता से नहीं हो सकता, बल्कि श्रेष्ठ अनुभूतियों से होता है। वाल्मीकि का यह शोक भाव मानवीय करुणा और सात्विक क्रोध की अभिव्यक्ति है, जो उदात्त भाव के अत्यंत निकट है। अगर आप इन चीजों का अपने उत्तर में प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत अलग या अनोखा अंदाज प्रस्तुत करेगा एग्जामिनर के सामने। उदात्त का अर्थ क्या है? अर्थ होता है उदात्त से अभिप्राय परिष्कार, ऊपर उठाने, ऊंचाई से है। एटकिंस ने इसके लिए एलिवेशन का प्रयोग किया है। यह काव्य की आत्मा है। यदि बात करें इसके लक्ष्य की, तो श्रेष्ठ साहित्य का लक्ष्य पाठक के हर्षातिरेक उत्पन्न करना, मतलब श्रेष्ठ साहित्य क्या है? जो पाठक के पाठन के बाद, पाठक के पाठन के बाद उसके अंदर एक हर्ष की अनुभूति पैदा करे, वही श्रेष्ठ साहित्य है। जिससे पाठक पार्थिव जगत से ऊपर उठकर आत्म विस्मृत की अवस्था में पहुंच जाता है। प्रकृति उदात्त सौंदर्य की पूर्णता नहीं, बल्कि संयुक्त प्रभाव का नाम है, जो किसी कृति को कालजीवी बनाता है। तो दोस्तों, इन उपरोक्त चीजों में हमने समझा उदात्त को अच्छे से। अब इसी के साथ अगर हम समझे उदात्त के तत्वों के बारे में, तो उदात्त के प्रमुखतः 5 तत्व हैं, जिसमें यदि बात की जाए, तो लुंजाइनस से उदात्त के 5 स्रोत सुझाए। इनमें से पहले 2 का संबंध कवि की प्रतिभा से, और शेष 3 का संबंध काव्य कला से है। पहले हम बात करते हैं पहले तत्व की। तो पहला तत्व है महान विचार। कि महान कविता तभी बन पाएगी जब जो पाठक है या रचनाकार है, उसके अंदर एक महान विचारों का आगमन होगा। इसका अर्थ है कि सर्जक मन को नैतिक श्रेष्ठ और उच्चादर्शों पर केंद्रित करना। महान विचार विशाल मन से जन्म लेते हैं, संकीर्ण सोच से नहीं। इसमें उत्कृष्ट विचारों के परायण से एवं पोषण द्वारा आत्मा की महानता को अर्जित करना शामिल है। अगर देखिए इसके दूसरे तत्व पर दोस्तों, तो प्रबल अभ्यंतर भाव, मतलब भाव का उच्छलन हम कह सकते हैं। ये श्रेष्ठ अनुभूतियों को उद्रेक से काव्य में शोभा उत्पन्न होती है, सिर्फ श्रेष्ठ विचारों से नहीं। अगला है तीसरा दोस्तों, अलंकार तथा छंद। लॉन्जाइनस के अनुसार अलंकार काव्य शैली का आवयविक साधन है, भ्रम आभूषण नहीं। उदात्त शैली स्वाभाविक रूप से अलंकारिक होती है, और अलंकार वही सबसे प्रभावी होते हैं जहाँ ये तथ्य छिपा रहता है। मतलब मूल अगर हम समझे, तो जो लॉन्जाइनस ने वो उदात्त का सिद्धांत दिया, जो स्वच्छंदतावाद से संबंधित है। स्वच्छंदतावाद मतलब रोमांटिसिज्म, अर्थात इसमें इसमें रचना के अंदर एक कल्पना को स्थान दे जाता है। अब देखिए आप खुद अनुमान लगाइए, यदि कल्पना है तो उसमें काव्य की यथार्थ पर अधिक जोर दिया जाएगा कि उसको सजाने पर अधिक जोर दिया जाएगा। स्वाभाविक है कि उसके यथार्थ को दरकिनार करते हुए उसको सजाने पर, उसको आभूषित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। तो ये स्वच्छंदतावादी सोच से परिपूर्ण ये उदात्त का सिद्धांत भी कुछ इसी और इशारा करता है कि ये काव्य की यथार्थ से अछूता होकर यह उसके भाव सौंदर्य के स्थान पर कला सौंदर्य को सुंदर करने की अधिक जोर देता है। अगला चौथा जो तत्व है, वो भी कुछ इस प्रकार का है, जैसे भव्य शब्द शिल्प, मतलब शब्द है वो किस प्रकार का है, यह अधिक जोर देना है। इनके अनुसार प्रभावपूर्ण गरिमा ऊर्जित रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों, उदात्त के दोष। उदात्त के क्या दोष है? खंडित करने वाले तत्व। लॉन्जाइनस ने स्पष्ट रूप से 3 बातों को उदात्त की सम्मोहक शक्ति को खंडित करने वाला माना है। यह उच्च श्रृंखलाता के रूप में, जिन्हें सहज संयत अभिव्यंजना से बचाना आवश्यक है। यदि बात करें तो इनका आता है शब्दाडंबर, मतलब कुछ प्रमुख इनके दोष हैं कि आखिरकार उदात्त जो एक महान रचना है, उसके बीच में क्या-क्या दोष आते हैं, क्या कमियां आती है। पहला शब्द का आडंबर, मतलब शब्द इतने आ जाते हैं, शब्दों के अनावश्यक विस्फोट होने से जो कृति है, रचना है, वह असली ना लगकर उसमें मतलब ऐसा लगता है कि कुछ जबरन ठूसा गया हो, घुसाया गया हो, तो वो अ, रचना की कहीं न कहीं वो महानता को, उदात्तता को कम करता है। एक आता है भावाडंबर, कि उसमें भावों की अतिरंजना या ओछापन, जहाँ कवि या दार्शनिक अपनी कमजोर स्थिति को भारी शब्दाडंबर से छिपाना चाहता है। उदाहरण के लिए लार को वक्तृत्व कहना। अभिव्यक्ति की बचकानी शैली, निष्प्राण
वाक्य विन्यास, ढीली शैली या निष्प्रयोजन अलंकारों का प्रयोग जो पांडित्य प्रदर्शन मात्र हो। इसी के साथ दोस्तों अब यूनिट 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यूनिट 2 में पहला पॉइंट है वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का काव्य भाषा संबंधी चिंतन। यदि हम देखें तो पिछले वर्ष इससे संबंधित एक प्रश्न भी था, जो कुछ इस प्रकार था कि वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक मान्यताएं क्या थी। हम समझते हैं इस प्रश्न को, उससे पूर्व हमें समझना चाहिए इनकी कुछ विभीषिका को। जैसे वर्ड्सवर्थ और कॉलेज इन दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा लिरिकल बैलेड्स, जो 1798 में प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका जो लिखी थी वह वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी थी, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टीजमेंट नाम से। यदि बात करें तो कई लोगों के विरोध के बाद से इन्होंने उन विरोधों का जवाब देते हुए दूसरा संस्करण भी प्रकाशित किया, जो हुआ 1800 ईस्वी में प्रकाशित, जिसमें भी भूमिका लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने और जिसका नाम दिया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। लेकिन आगे चलकर जो ये दोनों मित्र थे वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, इन दोनों में असहमति हुई। कोलरिज जो थे वर्ड्सवर्थ से आगे चल के असहमत हुए, जहां जाकर इन्होंने आगे अपनी एक ग्रंथ लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो 1817 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने प्रमुखतः जो वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित लिरिकल बैलेट्स में काव्य की भाषा संबंधी क्या चिंतन है उसका तटस्थता पूर्वक विरोध किया। आगे देखते हैं दोस्तों, अब थोड़ा अच्छे से समझते हैं इस विषय को। विषय कुछ इस प्रकार है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा संबंधी चिंतन क्या रहा। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो 1770 से 1850 तक रहे, ने सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स 1798 का प्रकाशन किया। इस संग्रह की भूमिका विशेष रूप से 1800 के द्वितीय संस्करण का आमुख में उन्होंने 18वीं सदी की प्रचलित काव्य मान्यताओं के विरुद्ध एक क्रांतिकारी काव्य भाषा सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने अंग्रेजी स्वतंत्रतावादी युग की नींव रखी। हम कहें तो ये जो वर्ड्सवर्थ थे ये स्वतंत्रतावादी जो चला स्वतंत्रतावाद, उसके भी प्रवर्तक रहे विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे देखिए दोस्तों, तो नव्य शास्त्रीय काव्य भाषा का विरोध। वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत मुख्य रूप से 18वीं सदी की नव्य शास्त्रीय काव्य भाषा के विरोध पर आधारित था। विरोध का कारण नव्य शास्त्रीय काव्य भाषा अभिजात्य वर्गीय, कृत्रिम, रूढ़, आडंबरपूर्ण, तड़क भड़क वाली और निर्जीव थी। यांत्रिकता। वर्ड्सवर्थ ने बताया कि परवर्ती कवियों ने भाव से अनुप्राणित हुए बिना ही प्राचीन कवियों के अलंकारों का यांत्रिक प्रयोग किया है, जिससे यह भाषा मनुष्य की यथार्थ भाषा से तत्वतः भिन्न हो गई। भावोद्दीपन क्षमता का ह्रास। इस कृत्रिमता के कारण उसकी सहज सरलता और भावोद्दीपन क्षमता एकदम समाप्त हो गई। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने देखा अभी जैसे किस प्रकार नवजातीयवादियों का स्वच्छंदतावाद पर विरोध था, ठीक उसी का उत्तर दे रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी रचनाओं में। अब आगे देखते हैं उनकी काव्य मान्यताएं क्या थी, काव्य भाषा संबंधी क्या उनकी विचारधाराएं थी। उन्होंने प्रमुखतः 3 तर्क दिए। उन्होंने कहा कि काव्य की भाषा जो होनी चाहिए इन 3 आधारों पर होनी चाहिए। पहली बात उन्होंने करी कि भाषा का आधार ग्रामीण जन की बोलचाल पर होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया कि जो वर्ड्सवर्थ एक प्रकार के यात्री थे, ये घूमना पसंद बेहद बेहद पसंद करते थे। ये कई जगहों पर घूमे थे। तो इन्होंने जो ग्रामीण जीवन था उसको गहराई से देखा। इनके अनुसार जो पाठक है वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वह इनके अनुसार जो पाठक है वह बहुत वो नहीं है श्रेष्ठ। इनके अनुसार मानना था कि पाठक के लिए जो भाषा होनी चाहिए काव्य की वह एक ग्रामीण जीवन के लिए होनी चाहिए, ग्रामीण के समान होनी चाहिए कि उसको जो कोई रचनाकार है वह जो रचना लिख रहा है वो केवल उच्च वर्गीय स्थान प्राप्ति वाले लोगों के लिए नहीं लिख रहा है। वह ग्रामीण क्षेत्रवासियों के लिए भी लिख रहा है, जिसके कारण ग्रामीण का ही भला हो। तो उसकी जो भाषा है ऐसी होनी चाहिए कि उसको एक ग्राम का व्यक्ति भी समझ सके। आगे वे कहते हैं कि वस्तु का चयन, कि जो विषय वस्तु होनी चाहिए वह साधारण होनी चाहिए, जो एक सरल से सरल व्यक्ति को समझ आ सके, इस प्रकार का उसे विषय वस्तु होना चाहिए, इस प्रकार का उसका कथानक होना चाहिए, इस प्रकार की उसकी थीम होनी चाहिए। उसमें कल्पना का करिश्मा। इन्होंने कहा कि
जो कल्पना का करिश्मा है विषय साधारण हो लेकिन कल्पना का ऐसा रंग चढ़ाया जाए जिससे साधारण चीजें मन में असाधारण रूप लेकर उतरे और हमारी प्रकृति के मूल नियमों का पता लगाकर उन्हें रोचक बनाया जा सके। आगे वो कहते हैं, जैसे आगे वह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि किस प्रकार अ, भाषा सरल होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं गद्य और पद्य की भाषा में भेद का खंडन होना चाहिए। क्योंकि कि जो गद्य की भाषा हो और पद्य की भाषा, पद्य की कैसी भाषा होती है, एक लयात्मकता होती है, उसमें तुक होते हैं, छंद होते हैं, तो ये उनका खंडन करते थे। इनके अनुसार गद्य और पद्य दोनों की भाषा समान होनी चाहिए, इनमें कोई विभेद अंतर नहीं होना चाहिए। आगे देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि उन कोलरिज का आया एक बायोग्राफी लिटरेरिया जिसमें उन्होंने विरोध करा इस इनका वर्ड्सवर्थ का। वह आगे कहते थे कि वर्ड्सवर्थ के परम सहयोगी कोलरिज ने ही बायोग्राफी लिटरेरिया के 4 अध्याय में उनके सिद्धांत की सूक्ष्म आलोचना की है। वर्ड्सवर्थ का मत कोलरिज की प्रतिवाद था। काव्य भाषा का आधार ग्रामीण भाषा हो। काव्य भाषा के संदर्भ में मूल प्रश्न शिक्षा और भावों को व्यक्त करने की क्षमता है, न कि ग्रामीणता या शहरीपन को। यदि बात करें तो गद्य और पद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यदि भाषा में कोई अंतर नहीं है, तो कविता में छंद का प्रयोग क्यों आवश्यक है? छंद के प्रयोग से भाषा में एक प्रकार की विशिष्टता स्पष्ट आता है। मतलब मूलतः अगर कहे तो कोलरिज ने इनके तीनों सिद्धांतों का तटस्थ रूप से खंडन किया। आप यहाँ तक समझे दोस्तों, आशा है निष्कर्ष को देख ले दे हैं। भले ही कॉलरिज ने सैद्धांतिक रूप से वर्ड्सवर्थ की आलोचना की, पर वर्ड्सवर्थ ने नव्य शास्त्रीय आडंबर पूर्ण भाषा को त्याग कर सहजता, सरलता और स्वाभाविकता को पुनः स्थापित किया। उनका आग्रह था कि कवि को कल्पित ऊंचाई से नहीं उतरना होगा और अन्य लोगों की भांति ही अपने भावों को अभिव्यक्त करना होगा ताकि लोग उसे सहानुभूति दे सके। यह उनके युग की फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति से प्रेरित सामान्य मानव केंद्रित दृष्टिकोण रहा था। इसी कड़ी में देखते हैं दोस्तों कोलरिज का जो कल्पना सिद्धांत है वो किस प्रकार से था। कल्पना सिद्धांत जो इस पे प्रश्न भी आ रखा है, कोलरिज के कल्पना सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। इसके उत्तर को देखते हैं। कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, जिसको कल्पना मतलब इमेजिनेशन अंग्रेजी अनुवाद है इसका। कोलरिज ने आलोचना का उद्देश्य साहित्य रचना के नियमों का पता लगाना माना और सृजन प्रक्रिया का कवि प्रतिभा और विशेष रूप से कल्पना का विश्लेषण पर बल दिया। मतलब कविता में कल्पना का किस प्रकार तक किस हद तक योगदान है उसको स्पष्ट किया कोलरिज ने अपने इसके सिद्धांत में। उन्होंने सृजनशीलता को ही कल्पना नाम दिया। उन्होंने कल्पना की पुरानी धारणाओं को स्वीकार करते हुए इसे दो मुख्य भेदों में बांटा, मुख्य प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना। यदि बात करें तो कल्पना की परिभाषा और भेद की, कि कल्पना ने अपनी प्रसिद्ध कृति बायोग्राफी लिटरेचर के 13वें अध्याय में कल्पना को परिभाषित किया है कोलरिज ने। उदाहरण अगर देखें तो कुछ कोटेशन है, जैसे मेरे विचार से कल्पना या तो मुख्य होती है या फिर गौण। मुख्य कल्पना एक जीवंत शक्ति है और मानव के संपूर्ण इंद्रिय ज्ञान का प्रमुख साधन है। यह सीमित मन में असीम सत्ता की सृजन शक्ति की आवृत्ति है। गौण कल्पना को मैं इसी मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि मानता हूँ। इसका अस्तित्व चेतन इच्छा शक्ति के साथ होता है, किंतु फिर भी साधन के प्रकार की दृष्टि से यह मुख्य कल्पना के समरूप ही होती है। इसमें जो भेद है वह केवल मात्रा और कार्य पद्धति का है। अब देखते हैं इसके कुछ भेद हैं दोस्तों। पहला है मुख्य या प्राथमिक कल्पना, प्राइमरी इमेजिनेशन। दूसरा है गौण कल्पना। मुख्य से आप समझ रहे होंगे जो मेन कल्पना है, बाकी गौण तो जो बची हुई कल्पना है। जैसे मुख्य में यह मानव मात्र में पाई जाती है और मनुष्य के संपूर्ण इंद्रिय बोध का आधार है। इसका कार्य इंद्रिय संदेह को व्यवस्थित इंद्रिय बोध पर बदलना है। गौण कल्पना यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। दोनों में केवल मात्रा और कार्य पद्धति का अंतर है, गुणात्मक नहीं। यह कवि कलाकार का विशेष वरदान है, अतः इसका आधार फलक अपेक्षाकृत सीमित है। इसकी क्रिया चेतन और ऐच्छिक होती है। इसका मुख्य प्रकार पुनः सृजन के उद्देश्य है, प्राप्त सामग्री का विलयन, गलाना, पिघलाना, नाश और निर्माण करना आदि है। आगे देखते हैं दोस्तों विधायक कल्पना के कार्य देखते हैं। प्रमुखतः विधायक कल्पना सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली पक्ष इसकी काव्य सृजन के दौरान सक्रियता से है। विखंडन और विलयन, आदर्शीकरण और एकीकरण, विरोधी तत्वों में सामंजस्य, एक कला को प्रकृति के रूप में, वस्तु को। जैसे अगर देखें तो विखंडन और विलयन में इसका सर्व प्रमुख कार्य मुख्य कल्पना से प्राप्त सामग्री का विखंडन, विलयन और गलाना पिघलाना। इसका उद्देश्य पुनः सृजन से है, यानी पुरानी संरचना तोड़कर नई संरचना बना। कॉलेज ने नाश या विखंडन या पर्याप्त बल दिया जिसे वह नवीन सृजन की अनिवार्य शर्त मानते हैं। आदर्शीकरण और एकीकरण, जहाँ विलयन संभव नहीं होता वहां कल्पना आदर्शीकरण,
साहित्य को यथार्थ की सतह से ऊपर उठाना और एकीकरण विविधता में एकता खोजना के लिए संघर्ष करती है। कोलरिज ने इसके लिए एसेम्बलिस्टिक नामक एक नए शब्द की उद्भावना की, जिसका अर्थ है मिलाकर एक करना। विरोधी तत्वों में सामंजस्य, विधायक कल्पना विभिन्न विरोधी युग्मों में संतुलन या संगति स्थापित करती है। इसी के साथ यह कला को प्रकृति के रूप को वस्तु के और कवि के प्रति आदर भाव को कविता के प्रति सहानुभूति के अधीन रखती है। अर्थात कला की तुलना में प्रकृति और कवि की तुलना में कविता को अधिक महत्व देती है। इसी के साथ दोस्तों इसमें कुछ प्रमुखतः कल्पना और ललित कल्पना के भिन्न अंतर स्थापित किया गया कि कल्पना क्या होता है कि इसका स्वरूप सृजनात्मकता और रूपायन करने वाली शक्ति का है, और वहीं पर ललित कल्पना इसका स्वरूप यांत्रिक निष्क्रिय और संयोजन का मात्र वाली शक्ति होता है। ललित कल्पना और कल्पना में ये मुख्य प्रमुख अंतर देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका कार्य पदार्थ में जीवंतता का संचार कर उनका कायाकल्प कर देना है, और वहीं इसका ललित कल्पना का इसका कार्य पदार्थों का केवल यांत्रिक संयोजन भर करना रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसके निष्कर्ष को समझते हैं इसी कड़ी में कि कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत सृजन प्रक्रिया का केंद्र में रखता है और उसे एक व्यवस्थित दार्शनिक आधार प्रदान करता है। उनके सिद्धांत की शक्ति मुख्य कल्पना को इंद्रिय बोध का आधार और गौण कल्पना को काव्य सृजन में विखंडन, विलयन और विरोधी तत्वों के सामंजस्य को की अद्वितीय शक्ति के रूप में स्थापित करने में निहित है, जिसने परवर्ती आलोचनों को गहराई से प्रभावित किया। क्या आप यदि देखें तो हम आगे दोस्तों तो, तो दोस्तों इसी कड़ी में अगला टॉपिक आता है टी.एस. इलियट का परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा से संबंधित। इस विषय को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हर वर्ष आते हैं। अगर हम देखें तो टी.एस. इलियट का परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा सिद्धांत इलियट का सिद्धांत स्वतंत्रतावादी आलोचक की व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का खंडन करता है और परंपरा को काव्य सृजन के अनिवार्य शर्त के रूप में स्थापित भी करता है। आगे देखते हैं परंपरा की गत्यात्मक अवधारणा। इलियट के लिए परंपरा केवल अतीत का अंधानुकरण या जड़ता नहीं है, बल्कि एक सक्रिय गत्यात्मक और गतिशील शक्ति है। अर्जित गुण है परंपरा वह है जो उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हुई है। यह एक अधिचिह्न प्रवाह है जिसे कवि को अत्यधिक परिश्रम और प्रयत्न से अर्जित करना पड़ता है। इसका कहने का आशय है कि जो कवि है, रचनाकार है, वह स्वयं अपने एक टैलेंट को परंपरा के साथ जोड़कर अगर चलता है तो वह ज़्यादा उस काव्य को, उस कृति को उस स्तर तक पहुंचा पाएगा जिसकी उसको उम्मीद है। आगे देखते हैं कि व्यक्तिक प्रज्ञा का स्थान और महत्व। इलियट व्यक्तिक प्रज्ञा के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह परंपरा से पृथक रहकर अर्थहीन है। व्यक्तिक प्रज्ञा का महत्व तभी है जब वह परंपरा में विलीन हो जाए। गौणता का सिद्धांत इलियट ने इतिहास और परंपरा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए कवि की प्रतिभा को गौण स्थान दिया। स्वतंत्रतावादी युग में जो महत्व व्यक्तिकता और कल्पना को दिया जाता था, इलियट उसका विरोध करते हैं। परंपरा का प्रवेश द्वार कवि की व्यक्तिक प्रज्ञा का कार्य परंपरा के भीतर ही रहकर परंपरा के नियमों को आत्मसात करना है। एक कवि अपनी व्यक्तिक प्रज्ञा का उपयोग अतीत की साहित्यिक उपलब्धियों को वर्तमान संदर्भ में पुनर्जीवित करने के लिए कर सकता है। परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा के अन्योन्याश्रित संबंध देखते हैं दोस्तों। यह सिद्धांत दोनों तत्वों को एक दूसरे के विरोधी न मानकर अन्योन्याश्रित मानता है। उदाहरण, परंपरा से मेरा आशय है कि अतीत की उपलब्धियों के आधार पर वर्तमान के साहित्य को समझा जा सके और यही तभी संभव है जब कवि अतीत के ज्ञान को अपनी व्यक्तिक प्रज्ञा के साथ संयुक्त करे। कहने का आशय है कि यदि कवि रचनाकार अतीत का सहारा लेता है, परंपरा का सहारा लेता है, सभ्यता का सहारा लेता है अपनी कृति में, तो उसकी जो कृति है वह नवीनता के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक, अपनी बोधगम्यता को साथ में जोड़कर चलेगी, जो उस कृति और समाज के लिए भी बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों, उद्धरण दंडी का लेते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उद्धरण है कि व्युत्पत्ति लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणम। अर्थ है इसका कि व्युत्पत्ति का अर्थ है लोक शास्त्र, धर्म, दर्शन आदि, और काव्य अतीत की रचनाओं के सम्यक अवलोकन से है। कहने का आशय यह है कि जो ये कोटेशन है, ये कहीं ना कहीं मैच खाती है टी.एस. इलियट के परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा के सिद्धांत से। किस प्रकार संबंध? यह उदाहरण इलियट के इस विचार का समर्थन करता है कि केवल जन्मजात प्रतिभा
पर्याप्त नहीं है। कवि को परंपरा से प्राप्त समग्र ज्ञान को अर्जित करना अनिवार्य है ताकि वह एक व्यवस्थित कृति का सृजन भी कर सके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अच्छे से समझा टी.एस. इलियट के परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा के सिद्धांत को। अब इसके अगले सिद्धांत निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत को समझते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे पूर्व एक प्रश्न भी आ रखा है कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। इस कथन के संदर्भ में टी.एस. इलियट के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की समीक्षा करनी है। देखते हैं इसके उत्तर को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत उनके अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा का भाग के केंद्रीय भाग है। यह सिद्धांत उस समय के प्रचलित स्वतंत्रतावादी कार्य दृष्टि का सीधा खंडन करता है जिसने काव्य को आत्माभिव्यक्ति माना था। इलियट ने काव्य की नई परिभाषा देकर कवि की व्यक्तिकता को गौण किया और कृति की वस्तुनिष्ठता पर बल दिया। कहने का आशय यह है कि निर्व्यक्तिकता या एक व्यक्ति का ना होना अर्थात जो कवि है, जो साहित्यकार है, उसकी जो पृष्ठभूमि पर ज़्यादा न केंद्र रखते हुए पाठक को केवल उस कविता का ही सार दिया जाए। कहने का आशय यह है उसकी पृष्ठभूमि से कोई लेन देन नहीं है। अब इसके बिंदुवार को समझते हैं कि सिद्धांत का मूल सूत्र और रोमांटिक विरोध अर्थात जो रोमांटिसिज्म आया, स्वतंत्रतावाद आया, उसको तटस्थ विरोध करता है सिद्धांत। इलियट ने स्वतंत्रतावादी धारणाओं जैसे कि वर्ड्सवर्थ की एकांत में जन्मे हुए शक्तिशाली भावों और अनुभूतियों का सहज स्फुरण के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने तर्क दिया कि जब नैतिकता के निजी नियम नियामक बन जाते हैं तो व्यक्तित्व खतरनाक ढंग से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं कि विराट सत्ता में विलयन, अहम के निषेध। अर्थ यह है कि विराट सत्ता में स्वयं को घोल देना या लीन न कर देना, यह विराट सत्ता काव्य परंपरा है। कलाकार का सीमित व्यक्तित्व का तिरोहन वृहत्तर साहित्य परंपरा में हो तो यह कवि के विकास का लक्षण होता है। दोस्तों आगे देखते हैं कि कवि मन एक उत्प्रेरक माध्यम है। इलियट ने निर्व्यक्तिकता को सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक सादृश्य का प्रयोग किया जो इस सिद्धांत का सबसे प्रभावी तर्क है। उत्प्रेरक की भूमिका। इलियट ने तर्क दिया कि कवि के पास अभिव्यक्त करने के लिए कोई व्यक्तित्व नहीं होता, एक विशिष्ट माध्यम होता है, व्यक्तित्व नहीं। प्लेटिनम का उदाहरण लेते हैं वो उन्होंने कवि के मन की तुलना प्लेटिनम के टुकड़े से की। जिस तरह प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड की योग से एक तीसरा यौगिक सल्फ्यूरस एसिड बनता है, किंतु प्लेटिनम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया से अप्रभावित रहता है। उसी तरह कवि का मन विभिन्न भावनाओं, विचारों, अनुभूतियों के संयोग में सिर्फ उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है और इस संयोग से कविता का जन्म होता है, किंतु कवि का व्यक्तित्व मन अप्रभावित रहता है। निष्कर्ष है कि कविता के उपादानों से न तो कवि प्रभावित होता है, न ही कवि का व्यक्तित्व कोई अंश छोड़ता है। आगे देखते हैं कि भोक्ता मनुष्य और सृष्टा में अंतर। इलियट ने स्पष्ट किया कि कवि में भोगने, अनुभव करने और रचने की क्रियाएं अलग अलग होती हैं और ये अंतर की निर्व्यक्तिकता का जन्म देती हैं। महानता का मापदंड। तर्क जो भोक्ता मनुष्य है और रचता मन है और इन दोनों में जितना अंतर होगा कवि का कलाकार उतना ही महान होगा। परिष्कार की प्रक्रिया को देखते कलाकार जितना सिद्धस्त होगा उतना ही उसमें जो भोक्ता की प्रक्रिया होगी, सृष्टा होगा, मन परस्पर पृथक रहेंगे। यह पृथकता रचनाकार को परिष्कृत, परिपक्व हो और सृजनात्मक बनाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहने का आशय केवल इतना है, जो मनुष्य है उसको केवल पाठक के काव्य के कृति से मतलब होना चाहिए, ना कि उसकी पृष्ठभूमि से। निर्व्यक्तिकता, कवि और आलोचना। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत काव्य को एक वस्तुनिष्ठ सामाजिक उपलब्धि बनाता है, न कि व्यक्तिगत आत्म प्रकाशन। विलुप्ति की योग्यता। कवि में अपनी सृष्टि में विलुप्त होने की योग्यता और क्षमता होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे सृष्टि का कर्ता ईश्वर दिखाई देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आलोचनात्मक उद्देश्य देखते हैं दोस्तों इसका। इलियट ने वाल्टर पेटर और ऑस्कर वाइल्ड की व्यक्तिवादी प्रभाव परक आलोचना का खंडन किया। उनके अनुसार ईमानदार आलोचना और संवेदनशील अनुशीलन का विषय कवि नहीं कविता होती है। आगे देखते हैं इसके निष्कर्ष को। इलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत एक क्रांतिकारी कदम था जिसने साहित्य को भावुकतापूर्ण रोमांटिक उद्गारों से मुक्त किया। यह कवि को व्यक्तिगत अनुभूति के प्रकाशन का निषेध करने और परंपरा की जगह काव्य रचना में सुरक्षित करने का निर्देश देता है। इस तरह इलियट ने कला की शुद्धता पर बल दिया और साहित्य सृजन तथा उसके अस्वाद
विश्लेषण की वैज्ञानिक समीक्षा पद्धति का सूत्रपात भी किया। तो दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे समझे इलियट के निर्वैयक्तिकतावाद के सिद्धांत को। अब हम यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस कड़ी में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अब यूनिट नंबर 3 की, जिसके टॉपिक कुछ इस तरीके से है: स्वतंत्रतावाद, यथार्थवाद और संरचनावाद का सामान्य परिचय। जिसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम स्वतंत्रतावाद, जिसमें संबंधित एक प्रश्न भी था पिछले वर्ष। स्वतंत्रतावाद की अवधारणा पर विचार कीजिए। स्वतंत्रतावाद, जिसको अंग्रेजी शब्द रोमांटिसिज्म से संबंध है। अब आप अंग्रेजी शब्द सोचकर ये समझेंगे कि प्रेम से संबंधित है। ये रोमांटिक शब्द आपने अवश्य सुन रखा होगा, लेकिन ये पूर्व धारणा देखे, पूर्व दीप्ति देखे तो उसके अनुसार यह उस चीज से संबंध नहीं रखता था। रोमांटिसिज्म से आशय था की प्रेम का सहज अचानक उच्छलन भाव प्रकट हो जाना। अब इसको गहनता से समझते हैं इस विषय में। आखिरकार स्वतंत्रतावाद 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के आरंभिक चरण में यूरोप के नवशास्त्रीय सिद्धांत के विरोध में विकसित हुआ एक महत्वपूर्ण साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस आंदोलन ने बुद्धि के शासन और शिल्प के नियम को चुनौती दी और भाव, सहज स्फुरण तथा कल्पना को काव्य का केंद्र बनाया। स्वतंत्रतावाद की प्रमुख प्रेरक शक्ति अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार थी कि आखिरकार स्वतंत्रतावाद का आरंभ किन कारणों से हुआ, किन आधार स्तंभों के कारण। उसमें से पहला स्थान रखता है जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति से लोगों ने बंधुत्वता, स्वतंत्रता, समानता जैसे कई मुद्दों को देखा। इनको देखने के बाद लोगों ने जाना कि हमारे पास स्वतंत्रता है, हम समाज में अपना एक स्थान रखते हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जब धारणा उत्पन्न हुई तो उस समय काव्य पर इसका गहरा असर पड़ा, जिसने रूप ले लिया स्वतंत्रतावाद का। किस प्रकार से लिया कि लोगों को पता चला कि केवल अ, जो काव्य की जो पूर्व दित्ति है, पूर्व धारणा है, उससे बंद कर ना रहकर हम इसको स्वतंत्र कर सकते हैं। छंद मुक्त कविता या छंदबद्ध कविता के स्थान पर हम कई ऐसी चीज ला सकते हैं जो हमें नया रूप या नई धारणा प्राप्त कर सकती है। वर्ड्सवर्थ इसके संदर्भ में कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ का योगदान रहा कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं में मानव मात्र की समानता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कवि केवल कवियों के लिए संघर्ष नहीं, कवियों के लिए नहीं लिखते, मानव मात्र के लिए लिखते हैं। उनका मानना था कि कवि समूची पृथ्वी पर फैली हुई अ, और हमेशा रहने वाली मानव जाति के विशाल साम्राज्य को संवेदना और ज्ञान द्वारा एक ही सूत्र में बांधता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका दूसरा प्रमुख कारण रहा औद्योगिक क्रांति। आप औद्योगिक क्रांति अच्छे संबंध समझते होंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और आशा है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति, जिसने यदि बात करूँ आर्थिक, इससे आर्थिक प्रभाव पड़ा, पलायन और करुणा, विकृति, अभिरुचि, इसने नए रूप दिए समाज में। थोड़ा डीपली समझते हैं। औद्योगिक क्रांति ने कृषि और उद्योग का परंपरागत संबंध टूटा, जिससे छोटे किसानों, दर्जी, बढ़ई आदि कारीगरों का पेशा चौपट हो गया। ये सब करने के बाद काव्य में जब सब हर जगह निराशा ही निराशा थी, रोजगार समाप्त हो गया था, पलायन बढ़ रहा था, विकृति, अभिरुचि हो रही थी, इन सभी को देखते हुए काव्य में प्रेम के भाव और ऐसे भाव उत्पन्न हुए जिसको पढ़ने से पाठक को संतुष्टि और खुशी प्राप्त हो सके, जिसने स्वतंत्रतावाद का रूप लिया। स्वतंत्रतावाद की प्रमुख काव्य शास्त्रीय विशेषता है, जिसमें यदि बात करूँ तो स्वतंत्रतावाद में इंद्रिय बोध, वैवाहिक भाव, ये सभी आते हैं। ठीक है। स्वतंत्रतावाद ने नव्य शास्त्रीय कविता में भावुकतापूर्ण रोमानियत और तरलता के स्थान पर वस्तुनिष्ठता और बौद्धिक रुखाई को श्रेष्ठ काव्य की पहचान बतलाई। देखिए तो स्वतंत्रतावाद में इंद्रिय बोध, आवेग, भाव, स्फूर्तपूर्ण प्रेरणा जैसी विशेषता देखने को आती है। काव्य परिभाषा क्या होनी चाहिए, भाव और ज्ञान का समन्वय, आत्म अभिव्यक्ति आदि सब इस पे निर्भर करता है। स्वतंत्रतावाद की एक बहुत बड़ी देन यह है कि उसने मनुष्य को कल्पना का स्वाधीन किया। जो स्वतंत्रतावाद में किसकी प्रधानता रहती है, कल्पना की। और इसी के बाद हम पढ़ेंगे यथार्थवाद, जिसमें सत्यता की प्रधानता रहती है। जो उसमें मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र रहता है वो सत्य रहता है, समाज की असलियत रहती है। लेकिन स्वतंत्रतावाद में कल्पना कल्पना और भाव प्रमुख रूप से केंद्र में रहते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रतावाद के अंतर विरोध किस प्रकार से है कि संघर्ष और पलायन। काव्य में एक और क्रांतिकारी चेतना दिखाई देती है तो दूसरी ओर दुख, निराशा और पलायनवादी रुझाने भी। कवि सामाजिक परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आदर्शीकरण, यह इस युग में आदर्शीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे प्राचीन यूनान का आदर्शीकरण किया गया और दास प्रथा की निम्न स्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया, इसी प्रकार मध्यकाल का आदर्शीकरण भी किया गया। प्रौढ़ और युवा मानस। गेटे ने स्वतंत्रतावाद को रुग्णता का लक्षण माना और कहा कि वायवी कविताओं को मैं कोई महत्व नहीं देता। अंततः यह माना गया कि स्वतंत्रतावाद का संबंध युवा मानस से है, जबकि अभिजात्यवाद का प्रौढ़ मानस है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, इसके निष्कर्ष को अच्छे समझते हैं कि स्वतंत्रतावाद ने अभिजात्यवादी मूल्यों पर आधारित समाज व्यवस्था की कटु आलोचना की और कविता को मानव मात्र के सुख दर्द से जोड़ा। इसने अंग्रेजी कविता को पुनर्जागरण रूप के बाद सबसे समृद्ध युग बनाया और कविता की शुद्धता एवं सृजनात्मकता के लिए एक नई जमीन तैयार की। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे समझा स्वतंत्रतावाद को। अब हम अगले टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक जो है वह यथार्थवाद, इसको समझते हैं। यथार्थवाद या रियलिज्म, इससे संबंधित प्रश्न भी था पूर्व में, आप देख सकते हैं। इसको समझते हैं। यथार्थवाद से आशय सत्यता, असलियत, जो समाज में असलियत है, रियलिटी है, उन सभी को दर्शाना। आपने सुना भी होगा साहित्य समाज का दर्पण है। तो यथार्थवाद उसी को दिखाता है कि वह कृति जो यथार्थ को दिखाए, सत्यता को दिखाए, ना कि कल्पना आधारित हो। जैसे अभी हमने पूर्व में स्वतंत्रतावाद को समझा, इसको डीपली समझते हैं। यथार्थवाद की पृष्ठभूमि। स्वतंत्रतावाद का विरोध। स्वतंत्रतावादी कवि कल्पना की उड़ान, स्वप्न और आदर्श समाज की परिकल्पना पर बल देते थे। यथार्थवाद ने इसके विरुद्ध जीवन को जैसा है उसी रूप में प्रस्तुत करने पर जोर दिया। स्वतंत्रतावादी साहित्य उस काल्पनिक आदर्श जीवन का वर्णन करता है जैसा लेखक चाहता है, जबकि यथार्थवादी साहित्य जीवन जैसा है उसे उसी रूप में प्रयुक्त करता है। वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार। यथार्थवाद के प्रारंभ में वैज्ञानिक आविष्कार और औद्योगिक प्रगति को माना जाता है। देखिए तो इसके प्रमुख कौन कौन रहे। बेकल, कार्ल मार्क्स, डार्विन जैसे विचारकों ने भौतिक यथार्थवाद को देखा है। आगे देखते हैं दोस्तों, यथार्थवादी साहित्य का स्वरूप और केंद्रीय विशेषता है। वस्तुगत अस्तित्व पर बल दिया जाता था। इस पर जो एग्जिस्ट करता है उसी पर विश्वास किया जाता था। मनगढ़ंत जो कहानियां होती है उस पर बिल्कुल भी इस पे भरोसा नहीं किया जाता है। सामान्य अनुभव का चित्रण, जो अनुभव किया है, भोगा हुआ यथार्थ है, उस पर बिलीव किया जाता है, ना कि मन मनाई कुछ भी बातों पर। गद्य और भाषा। यथार्थवाद का विकास उपन्यास जैसी गद्य विधा के साथ होता है। इसकी भाषा काव्यात्मक नहीं बल्कि सामान्य बोलचाल की सहज भाषा होती है, जिसमें संप्रेषणीयता प्रमुख होती है। आप ये मेरे को बताइए कि जो यथार्थ है, समाज की असलियत है, वह किसी क्लिष्ट भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करना सरल होगा या केवल जो समाज की आम बोलचाल भाषा उसके माध्यम से। स्वाभाविक है कि जो समाज की आम बोलचाल भाषा है, यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो यथार्थवाद अच्छे से, सामान्य तौर पर, स्वाभाविक रूप से, व्यापक रूप से उभरेगा और समाज को अच्छे से समझ भी आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें कल्पना की भूमिका होती है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसमें कहा गया है। आगे देखते हैं कि यथार्थवाद के प्रमुख भेद कौन कौन से। एक प्रकृतवाद है, एक आलोचनात्मक यथार्थवाद, एक समाजवादी यथार्थवाद है। पहले प्रकृतवाद को समझते हैं। इसके प्रवर्तक एमिल जोला माने जाते हैं। यह सामाजिक बुराइयों का खुला और बेबाक चित्रण करता है। इसमें खासकर विवाहेतर सेक्स संबंधों का खुला वर्णन मिलता है, लेकिन यह सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों से सरोकार नहीं रखता है। आलोचनात्मक यथार्थवाद, यह मनुष्य को और जीवन को उनकी संपूर्णता में सारी संभावनाओं के साथ देखने के समर्थक है। यह पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लेखक के रोमानी विद्रोह का परिणाम है, जिसमें लेखक समाज की विकृतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। जिसमें अगर हम देखें तो बाल्जाक और टॉल्स्टॉय इसके प्रमुख उदाहरण है। समाजवादी यथार्थवाद से आशय है, मैक्सिम गोर्की इस पदबंध का प्रयोग किया। इसकी मान्यता है कि लेखक को समाज के विकास के द्वंद्वात्मक भूमिका को अपनाकर यथार्थ चित्रण की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह आपने समझा कुछ प्रमुख आलोचक को। देखते हैं हिंदी साहित्य में यथार्थवाद किस प्रकार से है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं इसको अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो देखते हैं दोस्तों, मैं इसमें एक प्रमुख उदाहरण लूंगा जिनका वह रहने वाले हैं अपने। इसमें प्रखर उदाहरण लिया जाएगा दोस्तों प्रेमचंद का। प्रेमचंद का योगदान। प्रेमचंद यदि बात करें तो इसके बड़े
पैरोकार थे जिन्होंने आदर्शवाद से अपनी रचनात्मकता की शुरुआत की और यथार्थवाद पर खत्म किया। अर्थात उनकी जो पहली हिंदी कहानी या रचना आती है सोजे वतन, ये सोजे वतन के बाद जो उनकी हिंदी कहानी रही, सोजे वतन हालांकि पहली उनकी कहानी थी जो उर्दू में थी, हालांकि उनके बाद जो उनकी कहानी हुई हिंदी की, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो आदर्शवाद पर उनका अधिक झुकाव रहता था। धीरे धीरे जाकर उनकी जो रचना थी उन्होंने मुख मोड़ा और उन्होंने यथार्थवाद का दामन थामा। यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, कि ऐसा यथार्थवाद जो आदर्श की ओर उन्मुख था। प्रारंभ में उनकी रचना जिस प्रकार रहती थी, रानी सारंदा टाइप की या बूढ़ी काकी जैसी कहानी, तो उनमें अंत में जाकर जो परिपात्र चरित्र चित्रण होता था उसमें किसी पात्र का हृदय परिवर्तन हो जाता था प्रेमचंद की। लेकिन ये बात अब उनको भी समझ आया कि जो हृदय परिवर्तन है केवल एक लॉलीपॉप टाइप का है, ऐसा समाज में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अंत में जाके उन्होंने अपनी कहानी और गोदान उपन्यास जैसे गोदान जैसे उपन्यास में प्रस्तुत भी किया कि किस प्रकार यथार्थ होता है और यही सच्चाई है, यही सत्यता है समाज की। उन्होंने कफन में दिखाया है कि असलियत में गरीबी क्या होती है, असलियत में दलित वर्ग की पीड़ा क्या होती है, उन्होंने यथार्थ को दिखाया। यदि आप देखें तो यह दर्शाता है कि किस प्रकार उन्होंने आदर्शवाद से और यथार्थवाद की राह पकड़ी। तो यहाँ पे हम उनका विशेष योगदान समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, कई ऐसी रचनाएं हुई, आप उनका उदाहरण ले सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणुका महिला अंचल और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। आप कई उदाहरण ले सकते हैं। इसके हम यदि निष्कर्ष को समझे तो कुछ इस प्रकार है कि यथार्थवाद का चरित्र स्थिर नहीं है और यह विकासशील होता है। युग परिवर्तन से यथार्थ का रूप भी बदलता रहता है। आज कविता सहित अन्य विधाओं में भी यथार्थवाद का समावेश हो चुका है और अस्मिता मूलक साहित्य के लिए आत्माएं अधिक यथार्थवादी मानी जाती है। अब आप यहाँ पे समझ गए अच्छे से दोस्तों यथार्थवाद को। अब हम समझेंगे संरचनावाद को या स्ट्रक्चरलिज्म को। तो उम्मीद होगी दोस्तों आप यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को। संरचनावाद यदि बात करें तो समकालीन हिंदी साहित्य चिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका जन्म 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में हुआ था। यह मूल रूप से शुद्ध साहित्यिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक व्यापक वैचारिक अवधारणा है। इसका आधार भाषा विज्ञान है। संरचनावाद की मूल अवधारणा, संरचनावाद का केंद्रीय विचार है कि हर एक वस्तु जैसे भाषा, साहित्य, समाज, मिथक एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, और यदि कोई वस्तु संरचना नहीं है तो वह किसी काम की नहीं है। इस कहने का आशय है कि इस संरचनावाद में स्ट्रक्चरलिज्म में हम समझेंगे कि कविता है वह किन किन स्तरों से होकर गुजरती है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसके अलंग किस प्रकार का उसमें शोभा जमाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है, आदि आदि। हम देखते हैं दोस्तों आदि आगे, जैसे संरचनावाद के आदि कवि आचार्य देखते हैं। तो इनके जो यदि बात करें तो प्रमुख थे फर्डिनेंड डी सस्यूर। इन्होंने भाषा विज्ञान के संदर्भ में इसकी नींव रखी। उन्होंने माना कि भाषा एक सांकेतिक व्यवस्था है जिससे अर्थ संभव होता है। भाषा के दो भेद बताए इन्होंने, लोंग और पैरोल। लोंग के अनुसार यदि समझे तो यह भाषा का सामाजिक, अस्थायी और नियमबद्ध रूप है। यह एक मूल्य व्यवस्था है जहाँ किसी ध्वनि की सार्थकता उसके भौतिक उपादानों में नहीं बल्कि भाषा की व्यवस्था द्वारा दिए गए मूल्य में होती है, जैसे शतरंज के मोहरे। पैरोल भाषिक व्यवहार, यह व्यक्ति द्वारा भाषा का वास्तविक प्रयोग है। इसमें व्यक्ति की निजता और परिस्थितियों का प्रभाव होता है, जैसे किसी तथ्य कथन को कविता में बदल देना। इसी से भाषा में विकास भी होता है दोस्तों। देखते हैं आगे कि परस्पर विलोम। सस्यूर के अनुसार किसी चीज का अर्थ या मूल्य इस बात से तय होती है कि वह क्या नहीं है। यह परस्पर विरोधी संदर्भ से तुलना का काम करती है। क्लाड लेवी स्त्रास के अनुसार देखते हैं थोड़ा दोस्तों, इनको भी समझ लेना आवश्यक हो जाता है कि इन्होंने मिथकों और रक्त संबंधों की व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए संरचनावाद और मानव शास्त्र को समाज पर लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार भाषा का अवयव व्याकरण के नियमों से बंधे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज भी सुसंबद्ध होता है। साहित्यिक संरचना और लेखक का लोप, इसमें पैटर्न की खोज पढ़ेंगे, लेखक का लोप और संरचना के संबंध में। यहाँ पे एक प्रमुख बात आती है कि भाषा हम में बोलती है। उनका तर्क है कि अर्थ का उद्गम लेखक के व्यक्तित्व, अस्तित्व का यह अनुभव नहीं होता है बल्कि व्याकरण, पैटर्न और चिन्ह की संरचना से होता है। अतः अर्थ के
केंद्र में लेखक नहीं बल्कि संरचना होती है। कितनी बड़ी बात कह दी गई है यहाँ दोस्तों। संरचना की विशेषताएं और दार्शनिक निष्कर्ष देखते हैं। संरचना एक शाश्वत और कालविहीन व्यवस्था में विश्वास रखता है जिसकी 3 विशेषताएं हैं: संपूर्णता, रूपांतरण और स्वनियंत्रण। संपूर्णता संरचना हमेशा एक पूर्ण व्यवस्था में कार्य करती है, कोई अकेला हिस्सा सक्रिय नहीं होता है। रूपांतरण व्यवस्था परिवर्तनशील होती है जिसमें नई इकाई जुड़ सकती है, पर उसे व्यवस्था के नियमों के अधीन ही जाना होगा। स्वनियंत्रण की बात करें तो व्यवस्था में बदलाव व्यवस्था के नियमों से बाहर नहीं होता, मूलभूत संरचना नहीं। यथास्थितिवाद, इस कारण संरचनावाद को अक्सर यथास्थितिवाद का समर्थक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूदा व्यवस्था और नियमों के अंतर्गत ही परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाता है सीधा सीधा। संरचनावाद के विरुद्ध मार्क्सवादी और मानवतावादियों ने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1960 के दशक में उत्तर संरचनावाद का भी जन्म होता है। यदि दोस्तों आप अच्छे से समझे यहाँ पर संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म को, और यहीं के साथ हमारी 30 यूनिट समाप्त होती है। अब यहाँ पे प्रमुखतः 4th यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। यदि मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमें? काव्य के कुछ उपादान है जिसमें बिंब, प्रतीक, विसंगति, विडंबना और मिथक फैंटेसी को समझना है दोस्तों। पहला टॉपिक आता है बिंब को। बिंब को अच्छे से समझेंगे दोस्तों हम। तो बिंब कुछ इस प्रकार से है कि बिंब आप इसका मैं आपको डायरेक्ट उदाहरण देता हूँ। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे एक राजा था और एक रानी थी। दोनों गए जंगल में। राजा ने देखा एक शेर। उन्होंने तुरंत अपने तीर कमान से एक तीर निकाला और साधा बाण, और राजा ने शेर को निशाना लगाया। तो वहीं पर शेर घायल हो गया। लेकिन शेर अभी घायल था लेकिन मरा नहीं। इतने में शेर जब उसके पास गया तो शेर जग गया और शेर ने अचानक राजा पर हमला कर दिया। अब मैंने इतनी कहानी जो सुनाई, कहानी आखिर ऐसी कुछ है नहीं, ये मेरी काल्पनिक कहानी है। तो आपके मस्तिष्क में सुनने के बाद शब्द मेरे नहीं दौड़ रहे थे, ना मेरी भाषा दौड़ रही थी। आपके दिमाग में अवश्य ही एक चरित्र, एक इमेज बन गई होगी कि हाँ एक राजा है, उस पर अटैक कर दिया है किसी शेर ने। तो ये इमेज बन जाना यही कहलाता है बिंब। इसको हम गहनता से समझेंगे इसमें कि जो बिंब होता है, बिंब जिसका अंग्रेजी अनुवाद है इमेज। यदि समझे तो बिंब अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छाया, प्रतिछाया, अनुकृति, प्रतिमूर्ति या मानस छवि। यह वह शब्द चित्र है जो कल्पना के माध्यम से इंद्रियों से संबंधित अनुभवों के आधार पर मन में निर्मित होते हैं। यदि मैं देखूं दोस्तों, बिंब का सैद्धांतिक आधार क्या है, क्या आखिरकार इसका प्रादुर्भाव कैसे होता है, कि प्रतिपादक एवं उद्भव बिंबवाद का प्रवर्तक टी ई ह्यूम 1907 ईस्वी द्वारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतीकवाद की अस्पष्टता और भावुकता का विरोध करना था। समर्थक इसके जो रहे वो रहे एजरा पाउंड, बिंबवाद के प्रमुख समर्थक थे, जिन्होंने 1915 ईस्वी में इसका घोषणा पत्र भी जारी किया। बिंब की मूल प्रकृति देखें तो बिंब वस्तु नहीं बल्कि वस्तु की प्रतिकृति है। यह स्मृति में उपस्थित चित्र है जिसके लिए मूल उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती बल्कि इंद्रिय बोध की आवश्यकता होती है। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र होता है जो मूर्त होता है। आगे देखें दोस्तों, तो बिंब के अनिवार्य तत्व क्या है? इसमें प्रमुखतः 5 इस बिंब के तत्व होते हैं जिसमें जरूरत होती है कि आखिरकार हमें क्या चाहिए। पहला आता है अनुभूति। अनुभूति से आशय एक्सपीरियंस। मान लीजिए मैं आप किसी कथा को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एक शब्द आता है। उदाहरण मैं ले लेता हूँ, सेब आता है। सेब एक फल है। मान लीजिए आपने कभी सेब को देखा ही नहीं, उसका कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया, कभी अनुभव नहीं लिया, तो आपके मन में उसकी इमेज बन पाएगी कि हाँ सेब ऐसा होता है कि नहीं होता। आपकी मतलब काल्पनिक इमेज बन पाएगी, वो वास्तविक बिंब नहीं प्रकट हो पाएगा। तो बिंब के लिए जो अनिवार्य तत्व है, पहला वो अनुभव करता है कि आपको उस चीज का अनुभव होना अति आवश्यक है। दूसरा है भाव। आपके भीतर उस चीज का भाव भी जागृत होना अति आवश्यक है। आवेग, यह भाव की वह तीव्रता है जो बिंब को पाठक के मन में शीघ्रता से उत्पन्न करने में सहायक होती है। इंद्रियता, जो आपके अंदर की जो इंद्रिय है उसको भी कहीं ना कहीं इसका संदेश जाना चाहिए कि हाँ इस चीज का मुझे रूपांतरण करना है, इस चीज का मुझे चित्र दिखाना है, इमेज प्रकट करनी है। आगे कल्पना भी मैटर करती है।
कई चीज़ में हम कल्पना करते हैं, काल्पनिक कहानी बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं जब आपको प्रारंभ में जो कहानी सुनाई शेर राजा वाली, तो मैंने जो राजा का चेहरा सोचा होगा वो मेरा काल्पनिक था, लेकिन आपने जो अब सोचा होगा वो आपका काल्पनिक था। तो कल्पना भी यहाँ बहुत मैटर करती है। आगे देखते हैं, पाश्चात्य विद्वान के अनुसार बिंब क्या है? सीडी लेविस के अनुसार बिंब एक प्रकार का भावगर्भित शब्द है, और कैरोलीन के अनुसार बिंब कवि के विचारों का लघु रूप है। टी हुम के अनुसार बिंब दो विरोधी संवेदनाओं का आंतरिक तनाव है। तो अगर आप इस प्रकार की कोटेशन का अपने उत्तर में प्रयोग करते हैं तो निसंदेह आपका उत्तर वाक्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ दिखाई देगा। जोसेफ टी शिल्पी के अनुसार बिंब इंद्रिय गोचर पदार्थ की पुनर्रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय विद्वानों के अनुसार बिंब क्या है? तो कुछ कुछ हुए, जैसे डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि बिंब एक प्रकार का चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्र में उद्भूत होता है। सबसे इसमें मेरे को सबसे मेन है केदारनाथ सिंह की जो लगती है, आप इसे जरूर पढ़िए। बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित हो जाता है, जो मैंने आपको ऊपर स्पष्ट भी किया। अब बिंब के भेद पढ़ते हैं दोस्तों, कि बिंब के भेद कौन कौन से। पहला है साधारण बिंब, दूसरा तत्क्षण बिंब, तीसरा है संश्लिष्ट बिंब। साधारण बिंब सॉरी भाव बिंब भी है। साधारण बिंब है जिसमें रंग या स्वाद जैसी एक इंद्रिय संवेदना होती है, और भाव बिंब क्या होता है? जो सत्य, प्रेम या घृणा जैसी भावों को मूर्तता दे। तत्क्षण बिंब यह छवि जो शब्द सुनते ही तुरंत मन में उत्पन्न हो। संश्लिष्ट बिंब से आशय जब मैं मन में अनेक छवियों का एक साथ मिश्रण होता है। इस प्रकार बिंब काव्य की वह शक्ति है जो अमूर्त भाव को शब्दों के माध्यम से मूर्त, सजीव और इंद्रिय गोचर बनाकर पाठक की अनुभूति का हिस्सा बनाती है। अब आगे समझते हैं दोस्तों अगले पॉइंट को, प्रतीक। तो दोस्तों अब हम समझेंगे अगले बिंदु को, जो है प्रतीक। यदि बात करूं तो प्रतीक के पहले मैं शब्दार्थ को आपको समझाता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि बिना उपमेय के जिक्र के, उपमान के ही माध्यम से जो आप बातचीत स्पष्ट करना चाहते हैं वह स्पष्ट कर दी जाए। अब उपमेय और उपमान को समझते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी से जब किसी की तुलना की जाती है, पहले के समय में क्या था, जो नायिका का वर्णन किया जाता था वह केवल चंद्रमा से ही तुलना की जाती थी कि तुम्हारा चेहरा चंद्रमा के समान है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं कहूँ तो जिसकी तुलना की जा रही है मतलब नायिका, तो वह उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जा रही है अर्थात चंद्रमा, तो वो उपमान कहलाता है। अब यहाँ पर क्या अर्थ है कि प्रतीक वह है जिसमें केवल उपमान का पता होता है, उपमेय का जिक्र नहीं किया जाता है। हम आगे इसके अच्छे से उदाहरण समझेंगे। आप यहाँ पे उपमेय और उपमान को अच्छे से समझ गए होंगे, ये मेरी आशा है। आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रतीक चिन्ह, जिसको चिन्ह भी कहा जाता है, किसी अमूर्त विचार, भाव या सत्ता को अभिव्यक्त करने के लिए किसी मूर्त वस्तु या इंद्रियगम्य चिन्ह का उपयोग करता है। यह एक सरल दृश्यमान वस्तु द्वारा एक जटिल और गहरे अर्थ को संप्रेषित करता है। इसका मैं एक बेहतरीन उदाहरण और लेना चाहूंगा। आपने अवश्य ही अज्ञेय की एक कविता है, यह दीप अकेला, पढ़ी होगी। जिसमें यदि मैं पढ़ूं कुछ पंक्तियां, तो यह दीप अकेला स्नेह भरा है, इस मद भरा है, इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात कि जो यहाँ पे एक दीपक है, यह दीप अकेला, यह दीप एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? यह एक व्यक्ति का प्रतीक है। और जो पंक्ति है, जो दीपक की पंक्ति है, वह समाज का प्रतीक है, वह समाज को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ पर कहा गया है कि जो दीपक जो अकेला है, जिसमें बहुत टैलेंट है, बहुत प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा केवल एक स्तर तक रह जाएगी, लेकिन यदि उसको जब समाज से एक मिला दिया जाएगा, मैंने ऊपर उदाहरण भी लिया, जब उसको समाज से मिला दिया जाएगा तो उसकी जो उस प्रतिभा है वो समाज के लिए भी काम आएगी और उसके लिए भी काम आएगी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जो दिया है, दीपक है, वे एक किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे कहीं बताया नहीं गया था पंक्ति में, यह दीप अकेला इसलिए भरा मत बता, इसको पंक्ति को दे दो, कि ये जो दीपक है व्यक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे किस की तुलना की गई है यह नहीं बताया गया, यहाँ पे किस से तुलना की गई है ये बता दिया गया है डायरेक्ट। तो यही कहलाता है आपका प्रतीक। इसको और अच्छे से समझते हैं। प्रतीक जो सिंबल ग्रीक शब्द सिम्बलोन से आया है, इसका अर्थ है साथ ढालना या मिलान करना। यह दो भिन्न सत्यों, एक प्रस्तुत जो दिखाई देता है और एक अप्रस्तुत जो दौड़ता है, से संबंध रखता है। प्रतीकवाद उद्भव पाश्चात्य काव्यशास्त्र 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में प्रतीकवाद का उदय हुआ। प्रमुख कवियों में स्टेफन मल्हार में और पोल वेलेरी थे। इस आंदोलन ने यथार्थवाद के विरोध में काव्य में गूढ़ता, रहस्य और ध्वन्यात्मकता को महत्व दिया।
आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतीक की प्रमुख विशेषता है कि ये द्वैतता पर आधारित है और गुणता और अनिश्चितता पर आधारित है। प्रतीक के अनिवार्य तत्व देखते हैं। पहला है मूर्त और मूर्त चिन्ह। ये हम यहाँ पर जो पढ़ा है इसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि यह वह भारी इंद्रिय गोचर वस्तु है जिसे प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे दीप हो गया, कमल हो गया। अमूर्त, यह वह आंतरिक विचार भाव है जो सिद्धांत जिसका प्रतिनिधित्व मूर्त वस्तु पर कर रही है, जैसे उदाहरण दीप। दीप किसका प्रतीक है? चेतना का। कमल और पवित्रता का। संबंध देखते हैं दोस्तों, तो संबंध में मूर्त वस्तु और अमूर्त अर्थ के बीच स्थापित किया गया संबंध, यह संबंध सहज, पारंपरिक या व्यक्तिगत, काल्पनिक हो सकता है। संकेतात्मकता, प्रतीक वह शक्ति होनी चाहिए कि वह एक से अधिक अर्थों और अनुभूतियों को ध्वनित कर सके। आगे देखते हैं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, तो कार्ल गुस्ताव युंग के अनुसार यदि समझे तो प्रतीक एक ऐसा शब्द या चित्र है जो अपने सामान्य अर्थ से परे कुछ अधिक संकेत करता है। युंग ने आर्किटाइप्स की बात की है यहाँ पर। टी एम बाउरा के अनुसार कि प्रतीक कल्पना का उपकरण है जिसके द्वारा वस्तुओं को ऐसी अर्थवत्ता प्रदान की जाती है जो उनके वस्तु रूप से अधिक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कि भारतीय विद्वानों के अनुसार प्रतीक क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि शुक्ल जी ने काव्य में बिंब को प्रधानता दी और प्रतीकवाद की गूढ़ता का विरोध करते हुए कहा कि केवल गूढ़ और अस्पष्ट अर्थों के व्यक्ति करने वाले प्रतीकों से काव्य में नीरसता आने लग जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं छायावादी विचारक कहते हैं कि हिंदी साहित्य में छायावाद और रहस्यवाद के समर्थकों के लिए प्रतीक परम सत्ता या अलौकिक प्रेम को अभिव्यक्त करने का प्रमुख माध्यम है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रमुख कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दीप, जिसको मैंने कहा कई चीजों का प्रतीक है। यहाँ पे चेतना का, ज्ञान का, आशा का, आत्मा का। जो नीर है, जल है, वह जीवन का, रहस्य का, वेदना का। बादल जो है वह विरह का, क्रांति का। कमल जो है पवित्रता का, अनासक्ति का, आध्यात्मिक सत्य का। अंधकार जो है वह अज्ञान का, माया का, रहस्य का, दुख का। जो सूर्य है वह ज्ञान का, सत्य का, पुरुषत्व का, आदि का। जो शून्य है यह परम सत्ता का, अनंतता का और ब्रह्म का प्रतीक है। प्रतीक और बिंब में मुख्य अंतर समझ लेते हैं दोस्तों। जो मुख्य अंतर तो यही है कि प्रतीक की प्रकृति मानसिक और सांस्कृतिक होती है, जो किसी अमूर्त विचार का संकेत देता है, और इसके विपरीत बिंब की प्रकृति ऐन्द्रिक और चित्रात्मक होती है, जिसका उद्देश्य अनुभव को सघन मूर्त रूप देना होता है। इसके निष्कर्ष समझते हैं दोस्तों, जहाँ बिंब किसी अनुभव को मूर्त और सजीव बनाकर हमारी इंद्रियों को तृप्त करता है, वही प्रतीक किसी गूढ़ विचार या अमूर्त सत्य को एक मूर्त चिन्ह के माध्यम से व्यंजित करता है, जिससे इस काव्य में गूढ़ता और गहराई भी आती है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे समझा अच्छे से प्रतीक को। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जो है विसंगति। तो दोस्तों अब हम समझते हैं विसंगति या पैराडॉक्स, जिसे समझे तो विरोधाभास भी कहा जाता है। विरोधाभास विसंगति का एक विशिष्ट और गहरा रूप है। विसंगति सामान्य बेमेलपन, जबकि विरोधाभास वह कथन है जो प्रथम दृष्टता तो तार्किक रूप से असंगत या आत्मविरोधी लगता है, किंतु गहन चिंतन करने पर उसमें एक गहरा और प्रामाणिक सत्य प्रकट होने लग जाता है। विरोधाभास का सैद्धांतिक अर्थ, मूल परिभाषा देखते हैं दोस्तों। विरोधाभास ग्रीक शब्द या पैराडॉक्सोन से बना है, जिसका अर्थ है धारणा के विपरीत। यह एक ऐसा कथन है जो दो विरोधी सत्यों को एक साथ स्थापित करता है। इसका कार्य पाठक या श्रोता के बुद्धि को झकझोरना और इसे सामान्य तार्किकता से ऊपर उठकर एक गूढ़ सत्य तक पहुंचाना है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये प्रमुख बातें हमने जानी। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में विरोधाभास कैसा था। टी एस इलियट की भूमिका को समझता है कि आधुनिक आलोचक टी एस इलियट ने विरोधाभास और विसंगति के प्रयोग को मेटाफिजिकल कवियों की प्रमुख विशेषता बताया। देखते हैं क्लेंथ बुक्स का सिद्धांत, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। काव्य की भाषा अनिवार्य रूप से विरोधाभास की काव्य है। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज एसेंशियल द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। आगे देखते हैं आई ए रिचर्ड्स के अनुसार विरोधाभास भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया और अधिक स्थिर मानसिक संतुलन स्थापित होता है, जो गहरी अनुभूति भी प्रदान करता है। भारतीय काव्यशास्त्र में विसंगति थोड़ा समझते हैं दोस्तों, कि भारतीय काव्यशास्त्र में विरोधाभास को विशिष्ट अलंकार और गहन दार्शनिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार एक विरोधाभास अलंकार है जब कथन में विरोध का आभास हो किंतु वास्तव में विरोध ना हो। यहाँ तो विरोधी क्रियाओं या गुणों का एक साथ वर्णन किया होता है। जैसे सत्य, यहाँ श्याम रंग का अर्थ कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति में डूबने से मन उज्जवल होता है, यह आभासी विसंगति है।
प्रमुख प्रमुख यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आप इनका प्रयोग अपने उत्तर में अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विरोधाभास के अनिवार्य तत्व, इसमें समझे तो विरोधी तत्वों का संयोजन, दो ऐसे विचार या गुण जो सामान्यतः एक साथ नहीं रह सकते, उन्हें एक ही इकाई में लाना होता है। तार्किक भंग, प्रथम दृष्टता कथन का तार्किक नियमों को तोड़ना, गूढ़ार्थ के व्यक्ति इस तार्किक भंग के माध्यम से एक ऐसे सत्य या अनुभूति को व्यक्त करना जिसे सीधी भाषा में व्यक्त करना असंभव होता है। साहित्य में विरोधाभास, साहित्य में विरोधाभास का सफल उपयोग यदि बात करें तो कविता को सतही बयान बाजी से बचाकर गहनता, सूक्ष्मता और व्यापकता प्रदान करता है। यह पाठक को सोचने और व्याख्या करने के लिए मजबूर करता है, जिससे कविता केवल पठनीय नहीं बल्कि चिंतनीय भी बन जाती है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, जब विसंगति दो बेमेल तत्वों का टकराव है, वहीं विरोधाभास विसंगति का चरम रूप है। यह कथन ऊपर से टूटता हुआ दिखता है लेकिन नीचे से जुड़ा हुआ होता है, और यही जुड़ाव जीवन के जटिल और समग्र सत्य को उजागर भी करता है। तो आशा है दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे से विसंगति को समझेंगे। अब अगले टॉपिक पर आते हैं जो है विडंबना। विडंबना यदि समझे तो इसका अर्थ होता है आयरनी। पाश्चात्य काव्यशास्त्र और साहित्य आलोचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अनिवार्य रूप से अपेक्षित और वास्तविक के बीच का अंतर या टकराव है। विडंबना तब उत्पन्न होती है जब कहे गए शब्द, किए गए कार्य या घटित हुई घटना का अर्थ या परिणाम उसके अपेक्षित अर्थ या परिणाम के बिल्कुल विपरीत हो जाता है। विडंबना मतलब जो कहा गया था बिल्कुल उसके विपरीत हो जाना ही विडंबना है। विडंबना का सैद्धांतिक आधार और समझते हैं। मूल परिभाषा, विडंबना ग्रीक शब्द आयरोनिया जिसका अर्थ होता है पाखंड या ढोंग से लिया गया है। आधुनिक संदर्भ में यह एक सहज विसंगति है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। परिणाम देखें तो ये पाठक के मन में तीव्र भावुकता या तर्क की विडंबना पूर्ण चेतना उत्पन्न करती है, जिससे विषय वस्तु की गहराई बढ़ जाती है। टी सीलेट का मत इसमें महत्वपूर्ण है कि आधुनिक काव्य में विडंबना को कविता की जान माना गया है, क्योंकि यह जीवन की जटिलता और असंगति को दर्शाती भी है। दोस्तों विडंबना के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं। पहला था शाब्दिक विडंबना, मतलब शब्द के मामले में विडंबना आ जाना। ठीक है, इसमें प्रमुख कथन आता है क्लिंथ बुक्स का आता है, जो कहते हैं कि क्लिंथ बुक्स ने शाब्दिक विडंबना को काव्य का प्राथमिक तत्व माना है। आप समझ सकते हैं। अब अगला जो आता है इसमें नाटकीय विडंबना, जो मतलब जब दर्शक या पाठक को कहानी या नाटक के चरित्रों से अधिक जानकारी होती है उस और उन्हें पता होता है कि आगे क्या भयानक होने वाला है, जबकि पात्र स्वयं इस सत्य से अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अगला आता है पारिस्थितिक जन्य विडंबना, जब किसी कार्य या परिणाम उसके अपेक्षित परिणाम के बिल्कुल विपरीत या अप्रत्याशित निकलता है, यह विडंबना भाग्य या नियति की विडंबना को दर्शाता है। उदाहरण लेते हैं, एक अग्निशमन केंद्र है का स्वयं आग से जल जाना। आप समझ सकते हैं दोस्तों। अगला आता है कि विडंबना का साहित्यिक महत्व क्या है। यदि इसमें कुछ कोटेशन ले तो आई रिचर्ड के अनुसार विडंबना कविता में एक विरोधी प्रभाव के उत्पन्न होने वाले आवेगों का संतुलन है जो कविता को सरल भावनाओं से बचाती है। व्याख्या देखिए तो विडंबना एक विरोधी तत्व को प्रस्तुत करके कविता को एक आयामी मतलब सिंपल होने से बचाती है, जिससे कविता में जटिलता और स्थिरता बनी रहती है। आगे कई ऐसी प्रमुख कोटेशन है, उनका प्रयोग आप अपने उत्तर में अवश्य कर सकते हैं। कि विडंबना और अन्य अवधारणा समझते हैं कि विडंबना विरोधाभास विरोधाभास दो विरोधी सत्यों को एक ही कथन में मिलाता है, जैसे कमल को देखो या उठकर गिर गया। विडंबना कथन या स्थिति को और उसके वास्तविक अर्थ परिणाम के बीच का अंतर होता है। अब इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं दोस्तों। कंक्लूजन बहुत महत्वपूर्ण है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में विडंबना केवल एक अलंकार नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का एक अनिवार्य दृष्टिकोण भी है। यह कवि को जीवन की जटिलताओं, विसंगतियों और अप्रत्याशित मोड़ों को इस तरह से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है कि पाठक को केवल जानकारी नहीं बल्कि एक गहन और बहुआयामी अनुभूति भी प्राप्त होती है। उम्मीद है आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाए होंगे। अब अगले टॉपिक पर आते हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जो है फैंटेसी। तो दोस्तों फैंटेसी जिसे फंतासी भी कहा जाता है, यदि बात करूँ तो हिंदी काव्यशास्त्र में फैंटेसी के जो प्रवर्तक रहे वह रहे गजानन माधव मुक्ति बोध, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। अति महत्वपूर्ण रहे, इन्होंने अपनी जो कृति है उनमें अधिकतम फैंटेसी का प्रयोग किया। हम आगे पढ़ेंगे, उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना अति आवश्यक है कि फंतासी वह साहित्यिक विधा है जो अपनी कथा वस्तु को वास्तविक दुनिया के नियमों से परे स्थापित करती है। कल्पना, जादू, मिथकों और अलौकिक तत्वों पर आधारित होती है, जहाँ पात्र को और घटनाएं अक्सर तार्किक या वैज्ञानिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। फंतासी मूल रूप से कल्पना के माध्यम से मानव मन की अदम्य इच्छाओं, अर्थात कहने से फंतासी कहीं ना कहीं स्वच्छंदतावाद मतलब जो रोमांटिसिज्म है उससे संबंध रखती है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। मूल परिभाषा की पाश्चात्य फंतासी एक कथात्मक
शैली है, जो जादुई और अलौकिक तत्वों को प्राथमिक स्थान देती है, जहाँ दुनिया के भौतिक नियम बदल जाते हैं या अनुपस्थिति रहती है। आगे देखते हैं दोस्तों, टीजे टोडोरोल का मत है कि टोडोरोव ने फंतासी को अद्भुत और अजीबो-गरीब के बीच का झिझक बताया। उन्होंने कहा कि फंतासी वह झिझक है, जो एक पाठक उस समय महसूस करता है जब उसे कहानी में अप्राकृतिक घटना की व्याख्या करते समय प्राकृतिक और अलौकिक में से किसी एक को चुनने में कठिनाई होती है। J.R.R. टॉल्किन का मत देखते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि फंतासी सेकेंडरी वर्ल्ड का निर्माण है जिसके नियम प्राथमिक दुनिया से अलग होते हैं और जहाँ पाठक विश्वास का स्वैच्छिक निलंबन भी होता है। यहाँ पे आप कुछ समझते हैं फंतासी का अनिवार्य तत्व। तो पहला आता है द्वितीयक दुनिया, एक पूरी तरह की गढ़ी हुई दुनिया जिसके अपने नियम, भूगोल, इतिहास और जीव जंतु होते हैं, जैसे जादूगरी, स्कूल या काल्पनिक महाद्वीप। आगे देखते हैं दोस्तों, जादुई या अलौकिक तत्व है, इसमें महत्वपूर्ण है संघर्ष और मिथक और आर्कटाइप्स। इसको समझते हैं। ये अक्सर नायक को खलनायक को ज्ञान या यात्रा जैसे सार्वभौमिक आर्कटाइप पर आधारित भी होते हैं। भारतीय साहित्य में फंतासी और इसका समन्वय देखते हैं दोस्तों। पौराणिक आधार में समझे तो हमारे महाकाव्य और पुराणों में फंतासी के सबसे बड़े और प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। पुष्पक विमान हो गया, संजीवनी बूटी हो गया, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का आह्वान हो गया, इच्छाधारी जीव हो गया और देवताओं का हस्तक्षेप, ये सभी अलौकिक तत्वों को कहानी का अभिन्न अंग बनाते हैं दोस्तों। कथा सरित सागर जैसी और पंचतंत्र तंत्र जैसी, जिसमें मतलब कल्पना तो है लेकिन कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। आधुनिक हिंदी फंतासी देखते हैं देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है दोस्तों। समन्वय और हिंदी, इसका अंतर समझते हैं। मूल अंतर क्या है इसमें कि जहाँ पाश्चात्य फंतासी सेकेंडरी वर्ल्ड के निर्माण पर जोर देती है, वहीं भारतीय पौराणिक फंतासी अलौकिक तत्व को हमारी वास्तविक दुनिया में प्रवेश कराती है ताकि धर्म और नैतिकता की स्थापना हो सके। मतलब भारत में पूर्वतः प्राचीन सभ्यता है और आधुनिकता, इन दोनों के समन्वय को स्थापित करना ही भारतीय है। और वहीं पे जो पाश्चात्य है वह सेकेंडरी वर्ल्ड, मतलब अपना सेकेंड वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। वो कहीं कम ही मतलब कल्पना को स्थान देते हैं। इसके निष्कर्ष को देखते ही फंतासी की दोनों धाराएं मानव को कल्पना की अनंत शक्ति और वास्तविकता की सीमाओं से परे झांकने का अवसर देती है। यह कलात्मक अभिव्यक्ति का वह क्षेत्र है जहां असंभव संभव हो जाता है दोस्तों। आप यहाँ पे अच्छे समझिए इस टॉपिक को, फैंटेसी को। अब मिथक को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मिथक को समझने से पूर्व हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझना अति आवश्यक है। मिथक के शब्द अंग्रेजी के मिथ का हिंदी रूपांतरण है। ये शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के माइथोस से हुई है, जिसका मूल अर्थ मौखिक या काल्पनिक कथा होता है। मिथक ऐसी मूलभूत कथात्मक संरचनाएं हैं जो किसी समाज के अस्तित्व, आस्था और विश्व दृष्टि की व्याख्या करती है। मिथक का मूल स्वरूप एवं विशेषता को समझना अति आवश्यक है कि लोक आधार। मिथक लोक प्रसिद्ध और लोक विश्वास पर आधारित होता है। इसे बिना किसी तर्क के ही समाज द्वारा स्वीकार कर लिया भी जाता है। अतिमानवीयता, इसमें अतिमानवीय प्राणी या घटना का उल्लेख होता है और इसका क्रियाकलाप मानवेतर विशेषता देवताओं संबंधित भी होता है। मनोवैज्ञानिक आधार, मिथक बुद्धिमूलक न होकर अचेतन मन से संबंधित होता है तथा ये अनेक आद्य बिंब का समूह भी होता है दोस्तों। अगला इसमें आता है कि समय सापेक्षता, मिथक युग के आधार पर निर्मित होता है। आप समझ सकते हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार क्या है, देखते हैं। पौराणिक पात्रों या घटनाओं को नवीन युग के अनुसार बनाकर प्रस्तुत करना ही मिथक है। ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन, आप इसे अवश्य याद करें। कहते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार क्या है मिथक। अरस्तु कहते हैं कि मिथक मनगढ़ंत या काल्पनिक कथा है। मैक्स म्यूलर कहते हैं कि मिथक की उत्पत्ति भाषा से हुई है, ये भाषा के रोग के समान है। विको के शब्द में समझे तो मिथक की उत्पत्ति सांकेतिक व्यक्ति से हुई है, अतः मिथक भाषा के विकास की मंजिल होता है। रिचर्ड चेज हुए जो कहते हैं कि काव्य को मिथक और मिथक को काव्य माना है गया है। हिंदी विद्वानों के अनुसार थोड़ा समझते हैं दोस्तों। तो हिंदू विद्वान में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना यह अहम स्थान रखता है। वह कहते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः वास्तव में भाषा का पूरक है, सभी भाषा इसके ही बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा को लेते हैं दोस्तों। तो नए कवि वर्तमान में अतीत का वर्तमानता में विश्वास करते हैं। इसके लिए मिथकों का प्रयोग किया जाता है या आधुनिक साहित्य में मिथक के पुनर्सृजन का कारण बताया जाता है दोस्तों। गणपति चंद्र की गुप्त की एक कोटेशन है जो महत्व छोटी है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। अतीत का पुनर्स्थान ही मिथक है। जो अतीत है उसको दोबारा उठाकर साहित्य में रख देना ही हमारा क्या है, मिथक है। हिंदी साहित्य में मिथक का
स्थान। जैसे बात करूँ तो मिथ की रचनाएँ जैसे अंधा युग हो गया, संशय की एक रात हो गया, एक कंठ विषय हो गया, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अंधा युग का उदाहरण लेते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर महाभारत के मिथक का प्रयोग आधुनिक युद्ध की विसंगति, विडंबना और मानवीय नियति की व्याख्या के लिए किया गया है। प्रयोग आधुनिक युद्ध का विसंगति, विडंबना और मानवीय नीति की व्याख्या के लिए किया गया है। क्षमा चाहूँगा दोस्तों इन त्रुटियों के लिए। निष्कर्ष इसके अंत में आते हैं दोस्तों। मिथक केवल मनगढ़ंत या पौराणिक कथा नहीं होकर यह वह युग सापेक्ष पुनर्रचना है, जैसा कि लेंगर कहते हैं, जो प्राचीन वस्तु या पात्रों के माध्यम से नवीन अर्थ का संकेत करती है। आधुनिक साहित्य में मिथक अतीत की शक्ति को वर्तमान की जटिलता को समझने के लिए प्रयोग करने का सबसे सशक्त माध्यम है दोस्तों। तो इसे यहाँ दोस्तों हमने अंत में समझा मिथक को अच्छे से। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं इस पाश्चात्य काव्यशास्त्र की कंप्लीट वीडियो में, अगर आप अंत तक बने रहे तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप आपके दोस्तों की वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी इस पीडीएफ की जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर डाउनलोड करें। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद।